Hello everyone, welcome to Avanti classes. My name is Manjit Bhardwaj. I will teach you chemistry. तो आज हम केमिस्ट्री का कुछ पढ़ने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट इट. लेसन होगा 12th का लेसन है. फर्स्ट लेसन है बेटा सॉल्यूशन. उससे पहले सॉलिड स्टेट भी है आपके सिलेबस में, बट वो हम लेसन्स का सीक्वेंस अपने हिसाब से करवाएंगे ताकि आपका जो टेस्ट वाला प्लानर है वो उसको मैच करे. ठीक है, टेस्ट प्लानर उसी हिसाब से बनाया हुआ है. स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स. कंसंट्रेशन टर्म्स आपने +1 में थोड़ी बहुत जरूर की होंगी. नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, वही सब हम आज भी थोड़ा बहुत करने वाले हैं. ठीक है, उसकी रिवीजन होगी, आप ये सिंपली कह सकते हैं. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है. सॉल्यूशन डिफाइंड एज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस कॉल्ड कंपोनेंट्स एंड रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ कंपोजिशन ऑफ व्हिच मे वेरी बिटवीन सर्टेन लिमिट्स. ठीक है, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही है, होमोजेनियस मिक्सचर. बस दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का होता है. अब एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं. आपके +2 में, बैचलर कोर्स में, हमने भी मास्टर कोर्स के अंदर भी दो से ज्यादा कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन नहीं पढ़े. रेयरली आते हैं, तो नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा. +2 में तो है ही नहीं ना, बैचलर कोर्स में है. यानी कि आपको सिर्फ दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन ही पढ़ने हैं, सोल्यूट एंड सोलवेंट. उनकी कंपोजिशन जो है वो वेरी कर सकती है. पानी में चीनी मिलाइए, चीनी थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा मिला सकते हैं, डेफिनेटली मिला सकते हैं, है ना. लेकिन बहुत ज्यादा चीनी तो नहीं मिलेगी. तो एक सर्टेन लिमिट तक उनकी वेरी कर सकते हैं कंसंट्रेशन को. ठीक है, यही वो पॉइंट के अंदर बोल रहा है. तो कंपोनेंट इज स्मॉल क्वांटिटीज कॉल्ड सोल्यूट, और जो ज्यादा वाला होता है वो सोलवेंट होता है. सोल्यूट और सोलवेंट जनरली यही होते हैं, जनरली, नॉट ऑलवेज. ये याद रख लेना. ठीक है, मोर वाला, एक्सेस वाला जो होता है वो सोलवेंट होता है, और जो स्मॉल वाला होता है वो सोल्यूट होता है. जनरली, यहां पर मैं जनरल लिख रहा हूं, जनरली ऐसा होता है. अब इसका मतलब इसका उल्टा भी हो सकता है. कब होता है? एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. जब एक्सेप्शन करेंगे, आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, तब आपको बताएंगे कि इसका रीजन क्या है. आगे देखिए. अब सॉल्यूशन के टाइप है अभी, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड बहुत आसान है. सुपर सैचुरेटेड हजम नहीं होता, हजम नहीं होता. होता है ये, लेकिन हजम नहीं होता. इसको ऐसे कह लो, पानी में चलो मैं आपको एक एग्जैक्ट डाटा बताता हूँ. लगभग 350 ग्राम 1 लीटर चीनी, और 1 लीटर पानी में 350 ग्राम चीनी डिजोल्व की जा सकती है. क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ गया? अप्रोक्सीमेट. ठीक है, है ना. अब बात करते हैं कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसका मतलब है कि जितनी चीनी घोली जा सकती है उतनी घुल चुकी है. 350 घुल सकती है, 350 घोल दी. अब अगर और ज्यादा चीनी डालेंगे, तो जैसा हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था ना, कि जो नई चीनी है वो तो घुल जाएगी पानी में, लेकिन जो पहले से घुली हुई है, जगह तो है नहीं पानी में, जो पहले से घुली हुई है पाउडर फॉर्म में, वो नीचे बैठ जाएगी. तो आपको लगेगा, चीनी क्यूब्स की फॉर्म में लेंगे हम, आपको लगेगा कि क्यूब की फॉर्म वाली चीनी तो घुल गई, लेकिन पहले वाली नीचे बैठ गई. ये आपको नहीं समझ में आएगा. टेम्परेचर ऑलवेज विल बी फिक्स्ड. टेम्परेचर फिक्स रखिएगा. टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो सैचुरेशन है वो बदल जाएगा. ठीक है, हाई टेम्परेचर पर चीनी 350 से ज्यादा भी घोली जा सकती है. 350 ग्राम से ज्यादा भी डिजोल्व हो जाती है पानी में. 400 ग्राम तक कर सकते हो, टेम्परेचर बढ़ा दो पानी का. लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर पे लाओगे, तो वो जो 50 ग्राम एक्स्ट्रा घुली हुई है वो नीचे बैठ जाएगी. ठीक है, तो टेम्परेचर हमेशा फिक्स होना चाहिए. अगर आप सैचुरेटेड, जितना मैक्सिमम घुल सकता उतना घुल गया, उससे ज्यादा नहीं घुलेगा. कोशिश करेंगे तो नए वाला तो घुल जाएगा, बट पुराने वाला वापस नीचे बैठ जाएगा. दैट्स इट. ये बात क्लियर है सभी को? क्लियर सर। यस यस सर। ठीक है, तो मतलब सैचुरेटेड, हाँ देखा है ना बेटा, बिल्कुल सबने देखा होगा. तो मतलब बनाते क्या बनाते हैं? हैं चाशनी जो होती है. हाँ 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 हाँ, बिल्कुल वैसा उसमें कह सकते हैं. उसके बाद देखो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो क्लियर है, जितना घुल सकता उतना घुल गया, उससे ज्यादा नहीं घुल रहा है. ठीक है, वो सैचुरेटेड है. अनसैचुरेटेड, भाई जितना घुल सकता है उससे कम घुला हुआ हो. मतलब 300 ग्राम आपने चीनी डिजोल्व कर दी पानी में, हमें पता है इसकी 50 कैपेसिटी, 50 ग्राम और है कैपेसिटी 1 लीटर में, तो मतलब 50 ग्राम चीनी और घुल सकती है, तो वो अनसैचुरेटेड है. दैट्स इट. ये दोनों तो सीधा समझ में आते हैं और आपको क्लियर भी हो गए होंगे. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं, बट वो हजम नहीं होते हैं. क्यों? अब मैंने बोला कि 350 ग्राम चीनी घुल जाती है पानी में, बट मैंने कुछ करके कुछ उल्टा सीधा प्रोसेस किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, और 350 की जगह 360 ग्राम चीनी डिजोल्व कर दी वाटर के अंदर, 1 लीटर पानी में 360 ग्राम. फिर मैंने धीरे धीरे उसको क्या किया, धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पे ले आया मैं उसको. अभी जो घुली हुई चीनी थी वो नीचे नहीं बैठी. आपको होगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है?
क्योंकि मैं उस प्रोसेस को बहुत धीरे कर रहा हूं, बहुत धीरे। ये बात समझ में आ रही है मेरी? वो प्रोसेस बहुत धीरे हो रही है, इसलिए यस घुली घुली हुई चीनी नीचे नहीं बैठी, ठीक है, और इस वजह से उसमें 360 ग्राम घुल गई। उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब जो सैचुरेशन से भी ज्यादा सैचुरेशन कर गया, सुपर सैचुरेशन। अब अगर आपने उस थोड़ा सा भी उसको स्टायर कर दिया, तो जो घुली हुई चीनी है वो वापस नीचे बैठ जाएगी, 10 ग्राम बाहर निकल आएगी। ये समझ में आ गया? यस सर। यस तो तो सुपर सैचुरेटेड आपको सीधा सीधा समझ में आया होगा कि अपनी कैपेसिटी से, सैचुरेशन पॉइंट से भी ज्यादा चीनी घोल दी किसी मेथड से। मेथड कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा मेथड लगाया, बट किसी मेथड से हमने ऐसा कर दिखाया, और ऐसा करने के बाद चीनी जो थी वो वहां पर रुकी रह गई। बट अगर हमने उसके साथ कोई पंगे ले लिए, उसको उसके साथ कोई छेड़खानी कर दी, उसको स्टिमुलाइज कर दिया, इंग्लिश में बोले स्टिमुलाइज कर दिया, हिंदी में बोले तो उसके साथ छेड़खानी कर दी, तो वो 10 ग्राम वापस नीचे बैठ जाएगी, सुपर सैचुरेटेड फिर से सैचुरेटेड बन जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो सुपर सैचुरेशन कह सकते हैं, हो तो जाता है बट वो वापस खराब हो जाता है। तो तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना? तो यहाँ पर देखिए भाई, अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन का एक टेबल है, एनसीईआरटी के अंदर भी वो टेबल आप लोगों ने जरूर देखा होगा, यहाँ पर भी वो टेबल है, वो आपको याद करना है, ठीक है। और इसमें एक ना एक छोटा सा पॉइंट है, ध्यान से पढ़िएगा, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा छोटा सा, ठीक है, वो उसका आंसर आना चाहिए। तो देखो भाई, सोल्यूट और सोलवेंट, अगर दोनों सॉलिड हो तो सोल्यूट एंड सोलवेंट दोनों सॉलिड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों सॉलिड ही नजर आ रहे हैं। तो इसमें देखिए बेटा, टाइप ऑफ सॉल्यूशन सोलिड इन सोलिड, इसको बोलते हैं सोलिड इन सोलिड, ठीक है। सोलिड सॉल्यूशन, सोलिड सॉल्वेंट, दोनों सॉलिड हो। एलओए, एलओए किसी को पता है क्या होते हैं? यस सर। यस सर। एलॉय व्हील सुना होगा ना सबने? एलॉय व्हील सुना होगा, है ना? जो आपके बाइक के या आपकी गाड़ी के जो एलॉय व्हील्स होते हैं, मतलब मेटालिक व्हील्स होते हैं, जो 2-3 मेटल को मिक्स करके बनाए होते हैं, मिक्स करके, मिक्स रिएक्शन नहीं, मेटल मिक्स हो गई, पानी में चीनी घुल गई, मिक्सचर है ना? ये यस कोई नया नया प्रोडक्ट नहीं है, चीनी अपने आप में वैसी ही है, अलग है, पानी भी अलग है, उनको अलग सिंपल मेथड से किया जा सकता है। तो एलॉय वही होता है, दो या दो से ज्यादा मेटल का मिक्सचर होता है। ब्रास एक एग्जांपल है। ब्रास क्या होता है भाई? ब्रास, पित्तल, कॉपर एंड इज टिन दिस का मिक्सचर। पित्तल? पित्तल बोलते हैं ना ब्रास को, या तांबा यस सो सर। तांबा तो प्योर मेटल होती है बेटा, ब्रास पित्तल होता है। पित्तल को कुछ और नहीं बोलते क्या? ब्रास, और एक होता है कांसा, ब्रोंज, ठीक है ठीक है, ये ब्रास पित्तल ही होता है, ये पित्तल होता है भाई। सर वो ब्रोंज होता है। हाँ, ब्रोंज कांसा होता है, बिल्कुल, यस आई नो दिस, ठीक है। ये पीतल है बेटा, पीतल के बर्तन देखे हैं यस सर यस सर। पुराने? यस सर। हमारे टाइम में तो हमने देखे गोल्डिश थे, ब्राउन। है ना? हाँ, गोल्ड जैसे होते हैं वो, है ना, येलोइश गोल्ड होते हैं, ठीक है, पित्तल। जर्मन सिल्वर, अब ये देखो नाम तो सिल्वर है लेकिन ये एजी चांदी नहीं है, ये मिक्सचर होगा। ब्रोंज, ब्रोंज होता है कांसा, कांसे के बर्तन भी आते थे पहले, पता है? यस सर, देखिए देखिए। सर कांसा, ठीक है, कांसा होता है ब्रोंज। 22 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड का मतलब, 24 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है 100% गोल्ड। 22 कैरेट का मतलब इसमें तांबा वगैरह मिला हुआ है, कॉपर मिला देते हैं ताकि जो ये है कॉपर है वो थोड़ा सा क्या हो जाए, सॉरी गोल्ड है थोड़ा सा सख्त हो जाए, ये ना थोड़ा सॉफ्ट, मजबूत हो जाए। सॉफ्ट मेटल हार्ड हो होती है जाए गोल्ड। ताकि। हाँ, हार्ड, यस सर। सॉफ्ट मेटल होती है गोल्ड, तो इसको थोड़ा हार्ड बनाने के लिए हम इसमें वो बनाते हैं। तो जनरली गहने सोने से ही बनाए जाते हैं, 24 कैरेट से गहने नहीं बनते। 24 कैरेट का तो बिस्कुट लेके घर रख सकते हो, बिस्किट जैसा कुछ, मतलब प्योर गोल्ड, है ना, वो रख सकते हो। लेकिन अगर आपने गहने बनवाए तो डेफिनेटली गहने 22 कैरेट गोल्ड के ही बनते हैं, 24 के बनते ही नहीं है, बना दोगे तो जल्दी टूट जाएंगे, ठीक है, दैट इज इट। तो ये हैं सारे, मतलब सबके सब एलोए हैं, सब एलोए हैं, समझ गए? तो थोड़ा सा उसमें कॉपर मिक्स कर दिया तो कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड भी क्या बन गया? एलोए बन गया, बस बात खत्म। आगे आता है लिक्विड इन सॉलिड। तो देखो भाई, सोलवेंट, सोलवेंट जिसमें, अब ये चीज बता देता हूँ बेटा, इसके अंदर कितने टोटल हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है ना इसमें, और इसके अंदर कितने हैं? 7 लेटर हैं। जो ज्यादा लेटर हैं जिसमें, वो क्या है? वो ज्यादा अमाउंट में होता है, जिसमें कम लेटर हैं वो कम अमाउंट में होता है। ये याद रहेगा, सिंपल ट्रिक है, ठीक है। कई बच्चों को सोल्यूट सोलवेंट में यस कंफ्यूज हो सर जाती है ना, यस कंफ्यूजन हो सर। जाती है। तो यहाँ बस आप सिंपली इसके लेटर काउंट कर लो, स्पेलिंग आनी चाहिए, जिसमें कम लेटर है वो कम अमाउंट, जिसमें ज्यादा है वो ज्यादा अमाउंट। तो सॉलिड सॉलिड हो गया, सॉलिड लिक्विड इन सॉलिड, मतलब लिक्विड कौन सा? सॉल्यूट वाला, तो यानी कम वाला सॉलिड में घोल दिया, कम वाला, उल्टा नहीं है, पानी में चीनी नहीं घोल रहे, चीनी में पानी घोल दिया। अब ये तो आपको हो गई
कैसे पॉसिबल है? लिक्विड इन सॉलिड, ये कैसे पॉसिबल है? अभी पानी में चीनी कैसे घुल सकती है? चीनी में पानी तो घुल जाता है। हाइड्रेटेड साल्ट, अमलगम, अमलगम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, ठीक है। हाइड्रेटेड साल्ट यानी कि आपने ये एग्जांपल पढ़ा होगा, कॉपर सल्फेट डोट लगाकर 5 वाटर लगता है। एग्जांपल पढ़ा है, पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट, यस सर। पेंटाहाइड्रेट। ये यस, ये जो 5 पानी के मॉलिक्यूल्स हैं यही होते हैं हाइड्रेटेड साल्ट, यानी कि इनमें सॉलिड में पानी घुला हुआ है, पानी सॉलिड के अंदर बैठ गया, वो सॉलिड ही नजर आएगा आपको लेकिन उसके अंदर पानी है कहीं, दैट इज कॉल्ड लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। हर होनी चाहिए, एक्सप्लेन कर रहा हूँ वन बाय वन, तो याद होनी चाहिए आपको। अमलगम, अमलगम हमेशा भाई मरकरी का ही होता है, ये याद रख लेना। अमलगम जहां पर भी आएगा वो मरकरी का अमलगम होगा, ठीक है। अब अमलगम के अंदर यानी मरकरी के अंदर अगर आप कोई मेटल, किसी मेटल को मरकरी के साथ मिक्स कर देते हैं, जैसे सोडियम था, सोडियम में मरकरी आपने मिक्स कर दी, सोडियम को लिक्विड बनाया, मरकरी उसके अंदर मिक्स कर दी और मरकरी को मिक्स करके फिर से सॉलिड बन गया। मरकरी तो लिक्विड होती है, तो मरकरी थोड़े अमाउंट में मिक्स की तो उसको बोलते हैं अमलगम। कोई और मेटल भी हो सकती है, पोटेशियम भी हो सकता है, कोई अदर मेटल भी हो सकती है, सब तरह की मेटल्स का अमलगम बनाया जाता है, किसके साथ? मरकरी के साथ। तो अमलगम जब भी वर्ड आएगा इट स्टैंड्स फॉर मरकरी, मरकरी का किसी दूसरे सॉलिड के साथ में मिक्सचर को बोलते हैं अमलगम। यस, क्लियर है बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाँ बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कॉपर सल्फेट और हेमी हाइड्रेट होता है वो, ठीक है, वो हेमी हाइड्रेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से कॉपर सल्फेट और डाई हाइड्रेट बन जाता है वो, ठीक है। तो वो हेमी हाइड्रेट होता है, आधा पानी होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, और जो वो डाई हाइड्रेट बन जाता है उसको बोलते हैं जिप्सम, ठीक है। चलो बता देता हूँ आपको मैं, ना क्वेश्चन उठाया आपने, ये है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, गलत बोल रहा हूँ। कैल्शियम सल्फेट होते हैं। हाँ, कैल्शियम सल्फेट और डोट हाफ वाटर, आधा पानी। अब आप कहोगे आधा पानी कैसे जुड़ सकते, तो भाई इसको आधा नहीं लिखे हम, ये पूरा 1 वाटर ही है, 1 वाटर। तो यहाँ पर इसको धोकर 2 मॉलिक्यूल्स के साथ में 1 वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा होता है, ये होता है आपका पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जब इस पीओपी को पानी इसमें डल जाता है तो ये क्या बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ पर 1.5 वाटर जाता है, मतलब कि 2 वाटर, एक, हाँ, जिप्स डेकाहाइड्रेट, है ना, डेका डाई हाइड्रेट होता है बेटा, ये डाई डाइहाइड्रेट। पीओपी जब ऊपर, हाँ, जब ऊपर सूख जाती है ना, ऊपर छत पर चिपक जाती है, वो पीओपी नहीं है, वो जिप्सम है, ठीक है। और 1.5 वाटर उसमें ऐड हो जाता है एक मॉलिक्यूल में, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को देखें तो वो अब ये 2 बन गया, पहले 2 के साथ 1 पानी था, अब 1 के साथ नहीं है, उल्टा हो गया। सिंपल, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी लिक्विड, यानी दूसरे। फर्दर देखिए, गैस इन सॉलिड, अब के अंदर गैस भी, सॉलिड गैसेस मिल रहे हैं इन हाइड्रोजन एंड इन पैलाडियम। तो देखिए, प्लेटिनम, पैलाडियम हाइड्रोजन को ट्रैप कर सकते हैं, ये सभी हाइड्रोजन को ट्रैप कर सकते हैं, याद रख लेना, ठीक है। यानी सॉलिड है ये, और ये अगर इनको लिक्विड बना दिया जाए और इसे अंदर हाइड्रोजन को पास आउट करवा दे तो हाइड्रोजन में ट्रैप हो जाती है, बहुत अच्छे तरीके से ट्रैप हो जाती है, ठीक है। तो ये तीसरे वाला एग्जाम्पल के लिए भी आप इसे देख सकते हैं, तो वहां उन्होंने प्लेटिनम दे रखा है। क्लियर है भैया सबको? ठीक है, अभी तक जो हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल्स जो भी मैंने बताए हैं, जो याद करने के लिए बोले वो याद कीजिएगा, जो मार्क कर रखे हैं, जैसे जर्मन सिल्वर को मैंने मार्क नहीं किया तो मत याद कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए बेटा, सॉलिड इन लिक्विड। अब सॉल्वेंट लिक्विड हो गया, ये बहुत आसान है आपके लिए, ये वाली टेबल बहुत आसान है। कैसे? पानी में चीनी डाल दो, साल्ट डाल दो, ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, कुछ भी इन वाटर। पहला एग्जाम्पल, ये तो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है ना। फोर्थ, क्लियर है? यस हमेशा जनरली शरबत बनाते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। अब उसके बाद लिक्विड, लिक्विड देखो, लिक्विड में लिक्विड, मैथेनॉल एथेनॉल के अंदर मिला दो, मैथेनॉल एथेनॉल या वाटर में मिला दो, किसी भी चीज में, है ना। पानी के अंदर कोई भी लिक्विड मिलाते हैं हम, जो मिक्स हो जाए वैसा लिक्विड, जैसे शराब जो पीते हैं लोग, वो शराब के अंदर पानी मिला के पीते हैं ना, सर रूह वैसा। अफ़ज़ा। अब उसके बाद गैस, रूह अफ़ज़ा भी कह सकते हैं, यस राइट, ठीक है। उसके बाद देखिए, गैस इन लिक्विड, गैस एंड लिक्विड का एग्जांपल भी बिल्कुल आसान है, ध्यान से सोच के देखो। पानी में हमेशा ऑक्सीजन घुली होती है, उसी सर क्या बेटा? CO2 ऐड होती है। कोल्ड ड्रिंक्स,
हाँ, कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं, लेकिन वो तो हाई प्रेशर पर ऐड करते हैं। जनरली नॉर्मल पानी जो आप पीते हो उसमें भी ऑक्सीजन घुली हुई होती है, उसी से मछलियां सांस लेती हैं। पानी को गर्म किया किसी बच्चे ने, यस सर। Yes, sir. उसके अंदर जब वो गर्म होता है तो नीचे बबल से नहीं आ जाते, देखा है? यस सर। Yes, पानी sir. की तलहटी में बबल, वो घुली हुई ऑक्सीजन होती है जिसके बबल बनते हैं, और वो थोड़ी देर बाद में फिर वो बाहर निकल जाते हैं। मतलब ऑक्सीजन उसमें से निकलती रहती है। अगर गर्म करोगे, ऊपर आते हैं थोड़ी देर बाद। हाँ, ठंडा कर दोगे तो पानी को ठंडा कर दोगे तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा घुल जाएगी, गर्म कर दोगे तो ऑक्सीजन कम घुल जाएगी। तो सर्दियों में जब पानी जम जाता है या बहुत ठंडा हो जाता है तो मछलियों का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, फिशेस का, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा घुलने की वजह से उनका मेटाबॉलिज्म बराबर हो जाता है। अच्छी बात यह है, कुछ पौंड हैं जो ऊपर से जम जाते हैं बर्फ से, ठीक है। अब कहते हैं ऊपर से तो जम गए, अब तो बर्फ घुलेगी नहीं पानी में, क्योंकि ऊपर से ही तो घुलती है बर्फ पानी में, समुद्र हिलता रहता है ना सारा दिन, लहरें बनती रहती हैं, उसी की वजह से मछलियां जिंदा हैं, क्योंकि उसकी वजह से मछलियों में और समुद्र में पानी में क्या घुलता रहता है, ऑक्सीजन घुलती रहती है। सभी बच्चों ने वो फिश फिश एक्वेरियम देखा है? कहीं पे भी लगा हुआ? यस सर। Yes, यस sir. सर। उसके अंदर एक छोटी सी मोटर लगाई होती है जो बुलबुले उठाती रहती है, लगातार चलती रहती है, देखिए? यस सर देखिए। Yes, sir. सभी में वो होती किस लिए होती है? हाँ, वो किस लिए होती है? ऑक्सीजन अगर वो ना हो ना, अगर वो ना हो तो वो पानी हिलता तो है नहीं, हिलेगा नहीं तो उसमें ऑक्सीजन के घुलने के चांसेस बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और दूसरा, उसको बंद भी रखते हैं वो लोग, पूरा बंद रखते हैं, थोड़ा सा होल होता है एक छोटा सा जिसमें से ऑक्सीजन पास हो सकती है। तो इसलिए ऑक्सीजन को डिसोल्व करने के लिए वहां पर वो लगातार वो मोटर चला के रखते हैं, छोटी सी मोटर, जो कूलर वाला पानी उठाने वाली छोटी मोटर होती है, जिससे ऑक्सीजन उसको घुमाती रहेगी, ऑक्सीजन घुलती रहेगी और मछलियां जिंदा रहेंगी। सर्दियों में ऊपर जब बर्फ जम जाती है तो जब ठंडा होता है पानी तो ठंडे पानी में और ज्यादा ऑक्सीजन घुल जाती है। फिर उसके बाद में क्या होता है, बर्फ जमती है, मतलब अब बर्फ के नीचे जो पानी है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, तो मछलियों के जीने के चांसेस अब बढ़ गए। जब तक वो यूज करेंगी तब तक सर्दियां चली जाती हैं। दैट इज वाई इस तरह से मछलियां जिंदा रहती हैं। उसके अलावा सिंपल भी कह सकते हैं, जैसे अजय ने बोला, वो कोका कोला वगैरह ये जितने भी ठंडे होते हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड को ठूस के भरते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को ठूस के भरने का क्या होता है पता है? असर क्या होता है हमारी बॉडी पर? वो नेगेटिव असर डालती है। यस बेटा, मान्या बेटा बोलिए, क्या डाउट आपका? मान्या, आपका कोई डाउट है बेटा? सर नाइट्रोजन गैस भी होती है वो नाइट्रोजन भी मतलब घुलती रहती है, हाँ, पानी में नाइट्रोजन भी घुलती है, नाइट्रोजन भी घुलती है, बट ऑक्सीजन का और बेस में इस बात को गुस्सा से जैसे कुछ बोलने वाले थे, इसमें बात नहीं बंद हो गई, लीड निकाला तो ऐसा नेटवर्क बंद हो कोई गया। बात नहीं, कोई बात। अब वो कह रहे मानिए आप कुछ बोल रहे थे, मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज जाए, नेट बंद हो जाते हैं बीच में, क्लास लीव हो जाती है, मेरा हमेशा का काम है। अरे कोई बात नहीं बेटा, अभी कोई बताइए मुझे कि अगर कोई डाउट है तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो नाइट्रोजन भी घुलती रहती है, लेकिन देखो एक और चीज डिपेंड करती है भाई, वो भी बता देता हूँ। हर गैस की डिजोल्व की पावर अलग अलग होती है। पानी में नमक घोलोगे, नमक 300 ग्राम के आसपास घुलेगा, चीनी घोलोगे 350 ग्राम के आसपास घुल जाती है, मतलब चीनी की डिजोल्व पावर ज्यादा है और नमक की कम है, समझ गए? इसी तरह से हर गैस का डिजोल्व होने का पावर अलग अलग होता है। ऑक्सीजन की पावर ज्यादा है डिजोल्वेशन की और नाइट्रोजन की कम है। अजय बेटा क्लियर है ये बात? यस, यस है सर। ना? बस ये चीज जरूर ध्यान रखिए, नाइट्रोजन भी घुलती है बट ऑक्सीजन के मुकाबले कम। तो गैस इन लिक्विड भाई, तो देखो एरिएटेड ड्रिंक इन्होंने दे रखा वही, ठीक है, ऑक्सीजन इन वाटर ये भी दे रखा, सिंपल है। तो ये तीन को याद करने की जरूरत ही नहीं है, सब आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट, ये तीनों हैं, अब ये वाले भी थोड़ा ध्यान से करने हैं और ये बहुत अच्छे वाले एग्जाम्पल्स हैं। सोलिड इन गैस, गैस सोलवेंट है, गैस में सोलिड कैसे घुलता है भाई? गैस ज्यादा है अमाउंट में, तो आपने देखा होगा डस्ट पार्टिकल हवा में रहते हैं, देखे हैं? यस सर। सिंपल एग्जांपल दे सकते हो, या फिर इन्होंने साइंटिफिक एग्जांपल दिया, आयोडीन वेपर इन एयर। हवा में आयोडीन को अगर आप थोड़ा सा गर्म करते हैं तो उसके वेपर हवा में उड़ते रहते हैं, ठीक है। कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस में कैम्फर भी घुल जाता है। कैम्फर क्या होता है भाई? कपूर, कपूर। है ना? तो कपूर को बहुत ज्यादा गर्म कर दो तो वो नाइट्रोजन के अंदर लगातार घुला हुआ रहता है सॉलिड फॉर्म में। कैम्फर सॉलिड फॉर्म में नाइट्रोजन में घुल जाता है, गर्म करके हवा में उड़ जाएगा और उसके बाद वहां कंडेंस होकर सॉलिड फॉर्म में हवा में ही, हवा नाइट्रोजन के अंदर ही जमा रह जाएगा।
लिक्विड गैस क्या होता है भाई? लिक्विड इन गैस, तो देखिए गैस में लिक्विड कौन सा होता है? तो वाटर वेपर सबको पता है, हवा में वाटर वेपर हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। पानी का गिलास लो, ठंडा ले लो, गर्मियों के अंदर उसके चारों तरफ पानी जम जाता है। वो पानी कहाँ से आता है? गिलास के अंदर से बाहर नहीं निकलता, हवा में होता है। वो टच करता है गिलास को, कंडेंस हो जाता है, वहीं पर लिक्विड बन जाता है। यस, क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस सर। तो ये सबने देखा होगा, ह्यूमिडिटी होती है। अभी क्लोरोफॉर्म मिक्स होता है नाइट्रोजन गैस में, नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म भी मिक्स हो जाता है। वही बेहोशी वाली दवाई, ये खतरनाक वाला काम है वैसे, ठीक है। ये एनवायरनमेंट को पॉइजनस बना देता है। गैस इन गैस, तो गैस में तो कोई भी गैस घोल लो, हमारी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैस इन गैस होती हैं, हमेशा होती हैं, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट भी मुझे लगता है तीनों आते हैं। जो पहले क्या होता है उसमें? सॉरी बेटा, क्या? H2O? जी सर। उसमें क्या? सर H2O जिसमें H2 सॉल्वेंट होगा और O2 सॉलिड होगा। O2 सोल, हाँ, O2 सोलिड नहीं होगा बेटा, सोलवेंट होगा वाटर, सॉरी गैस, ऑक्सीजन, और सोल्यूट होगा वाटर। हवा में पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हवा ज्यादा अमाउंट में है, पानी कम अमाउंट में है, तो सोलवेंट ज्यादा वाला होगा, सोल्यूट कम वाला होगा। यानी पानी अब क्या बन गया? लेकिन वो वेपर फॉर्म में है वो पानी। क्लियर है? हवा में पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वेपर फॉर्म में, तो वो क्या हो जाते हैं? उसी को बोलते हैं हम सोल्यूट, वाटर हो गया, सोलवेंट क्या हो गई? गैस हो गया। सर यस बेटा। सर ये जो वाटर वेपर का केस है, इसमें हम सॉल्वेंट ऐसा पर्टिकुलर किसी गैस को नहीं ले सकते ना, क्योंकि एयर में डिसॉल्व हो, तो वो सिर्फ कैसे दे? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो एयर में ही बोलेंगे, नो डाउट, नो वरीज, ठीक है, वो एयर में ही बोलेंगे हम। बट जनरली बच्चों को ऑक्सीजन या नाइट्रोजन याद रहती है, बट एयर में ही बोलेंगे। यस राइट बेटा, ठीक है। एनीथिंग सर एल्स? अगर वाटर वेपर है या हम्म, वाटर है तो उसमें सोल्यूट किसको माने, हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन को? वाटर वेपर हैं और क्या? सोल्यूट। नहीं, अगर हाइड, वाटर हो तो बोलिए। 1 मोल वाटर का, तो उसमें किसको माना है सोल्यूट, हाइड्रोजन के या ऑक्सीजन को? हाइड्रोजन के अंदर एक मोल वाटर, हाइड्रोजन शायद कितना बड़ा? हाइड्रोजन को मानेंगे। हाइड्रोजन का अमाउंट कितना बेटा, ये बताइए ना। नहीं, मैं सिर्फ क्वांटिटी ग्राम से देखे तो उसमें तो ऐसे ही बन जाएगा। मेरे को क्वेश्चन पूरा समझ में आया, दोबारा से बोलो। हाइड्रोजन कितनी है, वाटर कितना है? 1 मॉलिक्यूल है वाटर का, उसमें ठीक है, सोल्यूट किसको मानेंगे, हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन को? अगर किस चीज में है वो मॉलिक्यूल? वो मॉलिक्यूल किस चीज में है? आप हाइड्रोजन, अरे आप किसी वाटर को, चीज में नहीं है। आप ऐसे कह रहे हो क्या? वाटर का एक मॉलिक्यूल, उसको हाँ सोल्यूट? यस सर, खाली यस H2O है। सर, ये यस सर। पूरा मॉलिक्यूल है बेटा, दिस इज कंप्लीट मॉलिक्यूल, ये अलग नहीं होता। आप इसको H2 और O2 नहीं कह सकते, दैट इज नॉट राइट, ये गलत है। ये तो अलग अलग एलिमेंट है। कंपाउंड हमेशा प्योर होते हैं, वो अपनी केमिकल कंपोजिशन बदलते नहीं है घुलने के बाद। H2O का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। वाटर जो है, वाटर का मॉलिक्यूल अपने आप को ब्रेक डाउन थोड़ा करेगा। वाटर का एक मॉलिक्यूल हवा में है, तो यानी हवा जो है वो सोलवेंट है, और उसमें पानी का एक मॉलिक्यूल घुला हुआ है। उसमें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन नहीं घुली, पानी का एक मॉलिक्यूल घुला हुआ है। पूरा मॉलिक्यूल ये टूटेगा नहीं, वहां जाके ब्रेक डाउन नहीं होता है। समझ रहे हो? जैसे यूं लगा लो, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर ये ऑक्सीजन भरी पड़ी है, और मैंने इसके अंदर एक वाटर का मॉलिक्यूल छोड़ दिया, ये ग्रीन वाला एक वाटर। तो आपको क्या लगता है, वाटर बदल जाएगा? वाटर वाटर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होएगा, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में नहीं बदलेगा, बट उसके अंदर घूम रहा है। तो हम इसको बोलेंगे कि पानी का मॉलिक्यूल जो है वो हवा के अंदर डिसोल्व है, तो इसलिए सोल्यूट वाटर है। सोलवेंट जो ज्यादा अमाउंट में, वो गैस है। सिंपल, क्लियर है? मतलब literally किसी ओके फॉर्म में सर। exist करता है। क्या कह रहे हो करुणा बेटा? मतलब वाटर इसी फॉर्म में एक्सिस्ट करता है नेचुरली। हाँ बिल्कुल, वाटर को आप तोड़ दोगे तो वो वाटर थोड़ा रहा, वो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया। ब्रेक डाउन नहीं करोगे। आपको क्या लगता है, पानी में चीनी घुलती है तो चीनी टूट जाती है क्या? आर यू थिंकिंग लाइक दैट? पानी है आपके पास, इसके अंदर चीनी के मॉलिक्यूल्स जब आप डिसोल्व करते हो तो चीनी टूटती नहीं है बेटा। चीनी के मॉलिक्यूल ऐसे ही रहते हैं, वो पानी के अंदर ऐसे ऐड हो जाते हैं। ये लो, ये चीनी के मॉलिक्यूल पानी के अंदर ऐसे ऐड है, समझ गए? और ये प्योर चीनी का एक एक मॉलिक्यूल होता है, एक एक मॉलिक्यूल, पूरा मॉलिक्यूल। चीनी का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन नहीं होता वाटर में घुलने के बाद, वो तो हमने उसको इकट्ठा कर रखा था ना, है ना? वो सिर्फ डिस्पर्स हो जाते हैं। जो एक मॉलिक्यूल है, सारे एक एक मॉलिक्यूल सारे अलग हो जाते हैं घुलने के बाद। मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिफरेंट हो जाते हैं, वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में चीनी के मॉलिक्यूल टूटते नहीं है।
ये याद रखना। अगर आपको लगता है कि चीनी का मॉलिक्यूल ही टूट जाता है तो वो चीनी रहेगी नहीं, फिर कुछ और बन जाएगी। समझ गए? यस सर। क्लियर है? चलो ठीक है। तो अब ये टेबल 9 के 9 आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है, पॉइंट्स। आगे देखो। नोट्स दीजिएगा। हाँ बेटा, नोट्स सब मिल जाएंगे आपको, डोंट वरी, ये मैं सारी पीडीएफ भेज दूंगा। एक्सप्रेशन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड। अब भाई कंसंट्रेशन है, मास परसेंट क्या होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ, मास परसेंट क्या होता है, और आपको ये फॉर्मूले ही लर्न करने हैं, ठीक है। +1 में भी थे ये, और वैसे भी बहुत आसान है ये। मास ऑफ एनी कंपोनेंट, तो देखो परसेंट कभी भी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, गिवन डिवाइड बाय टोटल इनटू 100 होता है, ठीक है। जो आपको दिया है गिवन डिवाइडेड बाय टोटल, 100 नहीं आएगा, टोटल, ठीक है, टोटल इनटू 100 जो होता है वो हमेशा परसेंट होती है किसी भी चीज की। मैं आपको बोलूं कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आए, कैसे निकालोगे? कि मान लीजिए आपके मार्क्स आए हैं 200, कितने में से, 400 में से, तो 200 डिवाइड बाय 400 इनटू 100 परसेंट आ जाएगी, 50%। क्लियर है? तो आप अपने मार्क्स का जैसे परसेंट निकालते हैं वैसे ये भी मास परसेंट है। तो मास ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। क्लियर है भाई ये फॉर्मूला? यस सर। तो सीधा आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, वो मास परसेंट था। अगला है वॉल्यूम परसेंट, ये भी सेम है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। जैसे वहां था मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास, तो यहाँ है वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। क्योंकि परसेंट पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंट निकलेगा बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मास फ्रैक्शन क्या होता है? तो मास फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, मास ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपोनेंट। तो देखो डब्ल्यू ए, यहाँ ये चीज देखो, डब्ल्यू ए मास ऑफ कंपोनेंट ए है और डब्ल्यू बी मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी है इन द सॉल्यूशन। देन मास फ्रैक्शन क्या होगा, मतलब ये इसको आप सिंपली कह सकते हैं गिवन मास, जिस किसी भी कंपोनेंट का मास है, गिवन मास ऑफ कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का गिवन मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास, जितना भी टोटल मास है। अब आप कहेंगे यही तो हम कर रहे थे, गिवन मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100 कर दो तो मास परसेंट आ गया, 100 से मल्टीप्लाई ना करो तो मास फ्रैक्शन आ गया। बस परसेंट की जगह पर फ्रैक्शन लगा हुआ है और कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि वो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंट निकलेगी, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो फ्रैक्शन निकलेगी, वो 1 में से निकलेगा, 1 में से कितना। क्लियर है ये बात? यस सर। अगर बी का निकालना है तो बी का ऊपर होगा, दोनों का टोटल नीचे होगा, बस सिंपल है, सीधा साफ। लेकिन ये फॉर्मूले लिख लिख के याद करने हैं, सभी को नोटबुक में याद रख लेना, लिख कर याद करने हैं। नेक्स्ट देखो भाई, एक्सप्रेशन फॉर द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन इन द, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आर गिवन बाय, नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, ए बाय एम में, ये इन्होंने दे रखा, नंबर ऑफ मोल गिवन मास बाय मोलर मास होता है। ये फॉर्मूला मत याद करना, ठीक है, ये फॉर्मूला मत याद करना, यहाँ क्रॉस लगा रहा हूँ सीधा, ठीक है, कहीं आप नोट्स में देख के याद करने लग जाओ। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, सिंपल फॉर्मूला दे रहा हूं, है ना, गिवन मास बाय मोलर मास। यस। तो जो आपको याद है वही सही है, ठीक है, इन्होंने उसको ना कॉम्प्लिकेट करके रखा है। तो हमें किसी चीज को कॉम्प्लिकेट क्यों करना है जब हमें सिंपल वो आती है पहले से ही, गिवन मास बाय मोलर मास दैट इज नंबर ऑफ मोल, सीधा सिंपल फॉर्मूला, नथिंग स्पेशल। आगे देखते हैं बेटा, फिर गिवन मास, वही बी के मास निकाल रखे हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, टोटल मोल्स निकाल रखे हैं, ए और बी को जोड़ दो, बकवास है, मोल फ्रैक्शन, ये है काम का, ठीक है, जिसको मार्क कर रहा हूँ, ये ऊपर वाले फॉर्मूला भी इसको क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आगे, ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई, गिवन नंबर ऑफ मोल्स, ए कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, बस बात खत्म। क्लियर है? सेम एज इट इज मोल यस सर। फ्रैक्शन, जैसे कि सोल्यूट या सॉल्वेंट का मास फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन निकालना हो, तो मान लो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है वो कंपोनेंट के मोल डिवाइड बाय टोटल दोनों के मोल, बस बात खत्म, ठीक है। अब देखो कमाल ये है, इसमें एक अच्छा फॉर्मूला आता है कि अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, मोल फ्रैक्शंस अगर आपको पता है, तो सबका जो एक्स ए और एक्स बी, मतलब ए और बी के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, तो मोल फ्रैक्शन के ऊपर फॉर्मूला लिखे, उन्होंने फॉर्मूला को जोड़ दिया, सोल्व किया, वो 1 होता है, सभी का टोटल 1 होता है, टोटल 1, सभी मोल फ्रैक्शंस का टोटल ऑलवेज 1 होता है। तो अगर दो ही कंपोनेंट हैं, दो तीन होंगे तो तीनों का टोटल 1 होगा, याद रखना, दो ही कंपोनेंट है तो एक्स ए के मोल क्या होंगे, 1 में से बी के मोल को घटा दो, ए के मोल आ गए, मोल फ्रैक्शन, सॉरी नॉट मोल। क्लियर है? ये फॉर्मूला समझ में आया? दो चीजों का टोटल Yes, sir. 1 है,
दो चीजों Yes, में से sir. एक चीज आपको पता है तो दूसरी निकालनी है, 1 में से माइनस कर दो क्योंकि दोनों का टोटल 1 है, दैट्स इट, है ना। और मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। क्यों भाई? नंबर ऑफ मोल, अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे, पानी में चीनी आपने डिसोल्व कर दी, तो पानी लिया था मान लीजिए 1 मोल और चीनी ली थी 1 ग्राम और आपने उसको घोल दिया, तो अब अगर उसे गर्म कर दोगे तो क्या पानी के मोल बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे? नहीं हवा सर। में उड़ेंगे तो शायद घट सकते हैं, लेकिन हम उसको बंद डब्बे में बंद गर्म करेंगे तो वो ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं करता। क्लियर है? यस सर। यस तो सर। ये पॉइंट याद रखिएगा बस, ठीक है। आगे कुछ स्लाइड्स दे रखे हैं, खाली हैं ये तो, सारी खाली है नहीं। आगे एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। तो ये भाई कंसंट्रेशन टर्म्स का सॉलिड इन लिक्विड में मोल परसेंट क्या होती है, मोल परसेंट। तो गिवन मोल, देखो मोल परसेंट होता है मोल फ्रैक्शन इनटू 100। मोल फ्रैक्शन को सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट निकलेगा। मैंने बोला था ना कि 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो मोल फ्रैक्शन है, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंट आ गया। ये समझ में आया? यस सर। सीधा सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। तो मोल, अभी बोल रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया, अभी इन्होंने कुछ एग्जांपल लिया है। फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 8 मोल ऑफ अमोनिया, 8 मोल ऑफ अमोनिया दे रखा है, 12 मोल ऑफ वाटर दे रखा है, और इसको सोल्व करना है, मोल परसेंट में निकालना है। तो हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे पहले, परसेंट क्यों निकाले, पहले फ्रैक्शन निकालो। तो मोल फ्रैक्शन अमोनिया क्या निकलेगा, 8 मोल अमोनिया ऊपर डिवाइड में टोटल मोल, 12 मोल और 8 मोल को जोड़ देंगे, 12 मोल पानी है, 8 मोल अमोनिया है, दोनों को टोटल करेंगे। याद रखना सिर्फ पानी मत ले लेना नीचे, है ना, टोटल मोल होते हैं मोल फ्रैक्शन में। तो कितना आएगा, 8 डिवाइड बाई 20, तो 8 बाई 20 क्या होता है, 2 बाई 5। ठीक है, अब इसका परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट आ गया 40%। यस बेटा, क्लियर हुआ सबको? यस सर, क्लियर। यस सर। सिंपल था ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने हैं, अब आपको याद रखना। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देंगे हम। पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। पीपीबी भी होता है, पार्ट्स पर बिलियन। तो देखो, जब कोई चीज बहुत छोटी होती है अमाउंट में, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ Yes, sir. सॉल्यूशन, दोनों को डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना। लेकिन उसको, उसकी परसेंट कैसे निकालते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो इसे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बन जाएगी परसेंट। ठीक है, पीपीएम नहीं बनेगा, ये परसेंट बनेगी। तो क्या होता है, मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100, परसेंट बन गया। बट क्योंकि परसेंट में कोई चीज बहुत 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 छोटी हो, तो हम उसको परसेंट की जगह पार्ट्स पर बिलियन बना रहे थे, या पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन बना देते हैं। तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, सीधी सी बात है, 10⁻6 से मल्टीप्लाई करनी है हमें, 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दो तो पार्ट्स पर बिलियन बन जाएगा। परसेंट मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंट, सेंट का मतलब 100%। और ये क्या कह रहा है, पर मिलियन। पार्ट्स को भूल जाओ एक बार, सोचो, बहुत सिंपल है, पार्ट्स को भूल जाओ, पर मिलियन। यानी 1 मिलियन में कितने भाई, 10 लाख में कितने परसेंट, 100 में कितना। मैं आपसे पूछता हूं, आपके कितने परसेंट आए मार्क्स, मतलब 100 में से अगर टोटल नंबर 100 है तो आपके कितने आए। आप बोलोगे सर मेरे 80%, मेरे 90%, मतलब अगर मार्क्स टोटल 100 है तो आपके 90 आए हैं 100 में से। भले आपके टोटल मार्क्स 200 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लेकिन अगर टोटल मार्क्स 100 है तो आपके 90 नंबर है। परसेंट का मतलब ये है। अब मैं कहूं कि पर मिलियन कितने हैं भाई, अगर टोटल मार्क्स 100 की जगह मिलियन में हो तो आपके मार्क्स कितने हैं, मतलब 10 मिलियन में लाख से में से कितने हैं, परसेंटेज तो आप बोलोगे निकालेंगे। 10 लाख। हाँ, 10 लाख में से 9 है, 9 लाख है मेरे नंबर, 10 लाख में से 9 लाख, 100 में से 90, 10 लाख में से 9 लाख, तो उसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। यही है फर्क, और कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, जो परसेंट में करते हो वही करेंगे, बस 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है भाई, 1 बिलियन में कितने होते हैं, कोई बताएगा, 100 1 बिलियन में करोड़। कितने होते हैं, 10 करोड़ होते हैं। 100 करोड़ या 10 करोड़, 10 की पावर 9 होता है ना सर, 100 करोड़ हो गए। 9 होता है, 100 हाँ हाँ, crore. 100 करोड़ होते हैं, है ना। तो सीधी सी बात है, जब अगर आपसे कोई पीपीबी पूछे, पी पी बी, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं वैसे, छोटे पी डालते हैं, पीपीबी, ठीक है, पीपीबी पूछे तो क्या होता है भाई, बिलियन। तो वो क्या आ जाएगा, पार्ट्स पर सोल्यूट, बिलियन। है ना, हाँ, सोल्यूट का मास, चलो इसे सही लिखते हैं, ये मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में
10 raised power 9, इज दिस 9? 9 ही है ना? यस सर। हाँ, आप लोग कंफर्म्ड है तो मैं आपके ऊपर भरोसा करके ही लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं काउंट करके लिखता वरना क्योंकि ये बहुत कम जनरली यूज होती है, ठीक है, टर्म जो है, डोंट वरी, ठीक है। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पीपीबी पीपीएम आपको समझ में आया होगा, पीपीबी पीपीएम, और एक ट्रिलियन भी होता है, पीपीटी। पीपीटी वो नहीं है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाली पीपीटी नहीं, पीपीटी, पार्ट्स पर ट्रिलियन। अब मिलियन के बाद ट्रिलियन आता है, ट्रिलियन में बताओ कितने जीरो होते हैं? 12। 10 की पावर 12। तो 10 पावर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। क्लियर है? यस सर। है ना, बस यही है। सर। ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल पर लीटर। जनरल फॉर्मूला जो मैं याद रखता हूं, बड़े एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, मोलैरिटी, ठीक है, बड़ा एम लगाते होते हैं, याद रख लेना, ये सिंबल है इसका। मोल, मोल किसके होंगे? सोल्यूट के ही होंगे डेफिनेटली, डिवाइडेड बाय सोल्यूशन, इन लीटर। है ना, सोल्यूशन इन 1 लीटर। लीटर, इन लीटर, लीटर से डिवाइड कर दो, 1 अपने आप आ जाएगा ना, मोल ऑफ सोल्यूट। तो यहां इसने दिया है मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ये मोलैरिटी होती है क्या? इज दिस मोलैरिटी? द सॉल्यूशन हैविंग मोलैरिटी 1 इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर में। तो क्या ये फॉर्मूला सही लिखा हुआ है? कोई बताएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यस सर, इसमें इन्होंने, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, इन्होंने मास ले लिया और उसके बाद में मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड देखिए कर देखिए, दिया। ग्राम पर लीटर, ये तो इसने मास लिया ग्राम पर लीटर, और मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोलर मास ले लिया हमने, तो यहाँ आ गया मोलर मास। ठीक है, ये बात समझ में आई? मोलर मास, सर, फिर ये दोनों मिलके नंबर ऑफ मोल्स बन हाँ, जाएंगे। गिवन मास। तो यहाँ इसने जो ग्राम में मास लिया है, इसको मैं लिख सकता हूँ गिवन मास, है ना, मास, यस सर। मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास या गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल, और पर लीटर ऑलरेडी लगा रखा है, तो नंबर ऑफ मोल पर लीटर, तो ये फॉर्मूला भी सही है, ये गलत नहीं है। तो सिंपली वैसे ये नीचे वाला याद करो, ऊपर वाला ऐसा कुछ दिया हो तो आप खुद एक्सपेंड कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है, एक्सपेंड करके इसको एक बार नोटबुक पे लिख लो, क्लियर हो जाएगा, उसके बाद याद भी हो जाएगा, है ना। क्लियर है भाई? मोलैरिटी फॉर्मूला, मोल पर लीटर, दैट्स इट। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े हैं बेटा। आगे देखिए, मोलैलिटी, डबल एल वाला मोलैलिटी, छोटे एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, मोलैलिटी, सेम ठीक है, 2 बार L। तो यहाँ आता है मास, ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ एक मिनट, सॉल्वेंट। क्या कर, मोल, हाँ, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इन केजी। सोलवेंट, हाँ, सोलवेंट इन केजी, सीधा इन केजी लिख दो, मास तो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट आ गया, है ना। ये होती है मोलैलिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं छोटे एम से, ठीक है। यहां पर उन्होंने वही मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम पर केजी ऑफ सोलवेंट, मतलब यहां इन्होंने लिख दिया, ये आ गया जो मास है ग्राम पर केजी, है ना, 1 केजी सॉल्यूशन का, और नीचे क्या लिख दिया फिर? मोलर मास लिख दिया। तो मोलर मास और ग्राम को डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, है ना। क्लियर है Yes, भाई sir. सबको? तो ये भी वही वैसे ही किया हुआ है, इसको ग्राम की जगह इसको भी करेक्ट करते हैं थोड़ा सा, गिवन मास लिख दो, या मोलर गिवन मास लिख देते हैं ना, सोल्यूट का मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। तो ये दोनों सेम चीजें हैं, एक बार लिख के जरूर देखना ताकि आपके माइंड में क्लियर रहे कि वो दोनों एक ही चीज है, अलग नहीं है फॉर्मूले, ठीक है, बट याद ये कीजिए, दैट इज बेटर। आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद नॉर्मेलिटी की बात आती है। नॉर्मेलिटी क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम पर लीटर इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, ये फॉर्मूला है, ये याद रखना पड़ेगा। अब इसको बता देता हूँ, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम पर लीटर, तो यानी इसको सिंपली मास सोल्यूट, सोल्यूट का मास है ग्राम में है, डेफिनेटली ये चीजें ग्राम में होंगी, ठीक है, तो उसको नहीं लिख रहा, और पर लीटर 1 लीटर कर दिया, और मल्टीप्लाई में क्या कर दिया? इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। तो मास, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास क्या होता है भाई? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट होता है। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर क्या होता है? नॉर्मेलिटी होती है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट
और इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास तो एक ही चीज है, तो मास बाय सोल्यूट होती है वो, और उसको मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। तो नॉर्मेलिटी मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास इनटू में 1000, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू में वॉल्यूम, ये कुछ ऐसा भी होता है नॉर्मेलिटी। ठीक है, V इज वॉल्यूम इन मिलीलीटर, तो ये देखो वॉल्यूम इन मिलीलीटर बोल रहा है, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दी ताकि मिलीलीटर को वो लीटर में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, अब ये 1000 यहां से आया, ये तो अब आपको क्लियर हो गया होगा 1000 कहां से आया। मास ऑफ सॉल्यूशन, तो उसी फॉर्मूले को ऊपर बनाए, हम 1000 को काउंट नहीं कर रहे, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, ये 1000 मत करो, और ये मिलीलीटर नहीं, इसको लीटर मान लेते हैं एक बार के लिए, ताकि आपकी 1000 की जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, ये याद रखना। अब क्या कह रहा है वो, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास, सोचो जरा, सॉल्यूशन का मास और इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम, के ये क्या इससे मैच कर रहा है? इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट तो बिल्कुल ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम पर लीटर था ऊपर, तो क्या इससे फॉर्मूला निकलेगा? बताओ जरा। नीचे वाला सेम है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इसको, तो देखो मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम इन लीटर है, तो लीटर 1 लीटर भी आ गया। ऊपर मास ऑफ सोल्यूट होना चाहिए ना, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे है ये? यस सर। ये गलत है। ठीक है, ओके सर। अब ये पता नहीं इन्होंने कैसे डाल रखा है या इसको कैसे सॉल्व कर रखा है, तो मैं इसको बोलूंगा कि इसको भूल जाओ, ये नहीं है। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि नॉर्मेलिटी के और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैं आपको वो भी याद करवाऊंगा। ठीक है, नॉर्मेलिटी बिल्कुल सिंपल नहीं होती। एक और फॉर्मूला लिख देता हूँ, इसको मैं काट रहा हूँ, एक और फॉर्मूला लिख रहा हूँ। नॉर्मेलिटी जो है एक सिंपल फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी इक्वल होती है एन फैक्टर और वी फैक्टर। याद है एन फैक्टर वी फैक्टर किया था हमने? यस सर, यस सर, भी किया था। एन फैक्टर मल्टीप्लाई में मोलैरिटी। मोलैरिटी, यस राइट, मोलैरिटी, मोलैरिटी है, मोलैलिटी नहीं है, दैट इज नॉर्मेलिटी। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, मजेदार फॉर्मूला है, यहां से इससे आप काफी सारी चीजें यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज बताओ भाई, क्लियर कट, कोई भी हमारी क्लास में ऐसा बच्चा है जिसे मोलैरिटी मोलैलिटी का फॉर्मूला याद ना हो पहले से? अभी नहीं, पहले से। एनीवन एल्स, किसी को अभी, जिसने अभी सुना हो मोलैरिटी मोलैलिटी, है कोई ऐसा? यस बेटा, जल्दी से बताइए। अगर ऐसा कोई बच्चा है तो मैं आज नॉर्मेलिटी को एक्सपेंड नहीं करूंगा, वरना मैं आज ही नॉर्मेलिटी के फॉर्मूलाज को एक्सपेंड करने वाला हूं आपके सामने। है कोई ऐसा? नहीं है, सबको आता है मोलैरिटी मोलैलिटी? यस सर। यस सर। ठीक है, यस वेल सर। यस सर। ठीक है, तो फिर देखो, क्योंकि नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले काफी सारे बन जाते हैं। ठीक है, ऊपर जो उन्होंने दिया है उस फॉर्मूले, वो फॉर्मूला अब इनबिल्ट आ जाएगा जो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये याद करना है, और इसको भी मैं फिर से लिख दूंगा ताकि ये पूरी स्लाइड ही आपको याद ना करनी पड़े, सिंपल। तो देखिए नॉर्मेलिटी, अब हम नॉर्मेलिटी को थोड़ा डिटेल में करेंगे। नॉर्मेलिटी क्या होता है? एन फैक्टर, है ना, एन फैक्टर और मल्टीप्लाई में मोलैरिटी। अब इसमें बहुत सारे फॉर्मूले निकलेंगे बेटा, ठीक है, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि आपको ये मोलैरिटी का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, n इंटू, अब ये n फैक्टर की जगह पे मैं v फैक्टर लिख दूं, ज्यादा अच्छा है ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। v फैक्टर से किसी को प्रॉब्लम है कोई? नहीं सर, सबको ठीक पता है। होगा, है ना? हाँ, v फैक्टर लिख रहा हूँ इसे, ठीक है, अकेला v लिख सकूं ताकि मैं, और ये v भी, हे भगवान, v भी v फैक्टर वॉल्यूम जैसा नजर आएगा। चलो जैसा है ठीक है, फिर फैक्टरी लिखना पड़ेगा, एक वर्ड एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। मैं फॉर्मूले को थोड़ा शॉर्ट बनाना चाहता था। या वी फैक्टर को वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं ना, ठीक है, हम इसको वैलेंसी लिखेंगे बेटा, दैट इज बेटर, वैलेंसी, दैट स्टैंड फॉर वी फैक्टर। ठीक है, थोड़ा बेटर हो जाएगा। इनटू मोलैरिटी क्या होता है भाई? मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। यस मोल सर। पर लीटर, ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता है, याद रख लेना। ठीक है, मोल पर लीटर हो गया। अब देखते हैं मोल क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर गिवन मास। मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो ये आ जाएगा गिवन मास। देखो बहुत आसान लगेंगे, लेकिन इनमें से कुछ फॉर्मूले निकलेंगे तो वो आपको ध्यान देने हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास,
ठीक है, इनटू में 1 लीटर आ गया। ठीक है, क्लियर है, ये सबको समझ में आ गया ना। अब बात Yes, करते हैं, Yes, sir. देखिए मोलर मास बाय वैलेंसी, देखो किसको मैं वो कर रहा हूं, मोलर मास और वैलेंसी। मोलर मास बाय वैलेंसी क्या होता है, ये होता है इक्विवेलेंट मास। क्लियर है, Equivalent field. ठीक है। तो यहां मैं इसको लिखूं तो इक्विवेलेंट मास नीचे लिखूं कि ऊपर लिखूं, अब ये बताओ जरा, देखते हैं आप। नीचे सर, नीचे नीचे। नीचे फॉर्मूला उल्टा पढ़ा जा रहा है ना। Yes. मोलर मास बाय वैलेंसी। हाँ, मोलर मास बाय वैलेंसी पढ़ा जा रहा है, तो यहां मैं इसको लिखूंगा इक्विवेलेंट मास, या इक्विवेलेंट वेट भी बोल देते हैं, एक ही बात है, याद रख लेना, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट एक ही बात होती है। ठीक है, अब जरा देखिए नॉर्मेलिटी अब बन जाएगा, तो यहां से हमने एक नया फॉर्मूला सीखा है, इक्विवेलेंट मास जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है, क्या, मोलर मास, Molar mass upon valency. मोलर मास बाय एन फैक्टर। हाँ, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, या वैलेंसी जो बोल सकते हैं ना, वी फैक्टर लिख देता हूँ, चलो यहाँ मैं वी फैक्टर ऐसा कैसा यूज कर लेता हूँ। अब देखिए, अब क्या हो गया, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास जो होता है वो क्या होता है, Gram equivalent mass. ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो ग्राम, अब ये सीधा फॉर्मूला पढ़ रहा हूं, तो ग्राम इक्विवेलेंट जो आएगा वो ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज द नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी में 3-4 फॉर्मूले हो जाते हैं, तो यहां पर एक और अलग से फॉर्मूला हमारे सामने जो आया, वो कौन सा फॉर्मूला आएगा, तो मैं इसको यहां से ऐसे पार्टीशन कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे कि इस फॉर्मूले को उसके इक्विवेलेंट मत कर देना आप। तो अभी क्या आया, ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं भाई, ग्राम इक्विवेलेंट, गिवन मास Given बाय mass upon इक्विवेलेंट मास। equivalent mass. हाँ ये होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब देखो सिंपल सी बात है, ये कुछ फॉर्मूलाज एक्स्ट्रा आ गए, मोलैरिटी मोलैलिटी ही नहीं किसी को आती है, फिर ये वाले फॉर्मूला और मैं बीच में घुसा दूं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बच्चे को ये फॉर्मूला तो कभी याद ही नहीं होते, मोलैरिटी मोलैलिटी भी भूल जाता है। दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग कि बेटा आपको वो समझ है ना, तो यहां से हमने उसको उठाया है और अब आपके सामने ये सीधे सीधे फॉर्मूला आपके सामने है। अब ये फॉर्मूला में दो तो ये वाले फॉर्मूला है, याद रख लेना, दो फॉर्मूला तो ये है ना, और ये गिवन मास वाला भी मैं थोड़ा हाईलाइट, नहीं इसको नहीं करते, ये थोड़ा ओवर हो जाएगा, है ना। तो देखिए दो फॉर्मूला तो ये बन रहे हैं, और उसके अलावा यहां से ऊपर से नीचे तक जो फॉर्मूला बन रहा है, तो वो देखो सबसे पहला ये फॉर्मूला आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। क्लियर है, इसे आप बना भी सकते हो बट अगर भूल जाओ तो, है ना। और एक ये फॉर्मूला आपके इक्विवेलेंट होना चाहिए। इक्विवेलेंट, अगर ये ग्राम इक्विवेलेंट मास है तो किसका होगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास सोल्यूट का ही होगा, याद रख लेना, ऊपर हमने सोल्यूट ही रखा था सबसे पहले। क्लियर है बेटा सभी को। यस सर। अब आपका यूं समझ लो कि नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला अब आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। फॉर्मूला करने के बाद में नॉर्मेलिटी के अंदर फिर आपको आगे के जो यूं समझ लो कि +1 में हमने मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, आप लोगों ने, मुझसे तो नहीं पढ़ा था डेफिनेटली, है ना। तो वो +1 में जो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर इक्विवेलेंट मास का जो मैटर है ना, और जो वैलेंस फैक्टर का मैटर है, उनको मिक्स करके मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल जरूर करवाऊंगा। 5 से 10 न्यूमेरिकल मेरा मूड है कि मैं आपको करवाऊं, या फिर सॉल्यूशन के साथ आपको मैं डीपीपी भेज दूंगा, अभी नहीं, 2-4 दिन में जब ये लेसन कंप्लीट करने के हम आसपास होंगे, ताकि आपको इसका सब कुछ आ जाए, पीछे वाला भी ऐड हो जाए, है ना, मोल कॉन्सेप्ट वाला। 5 से 10 न्यूमेरिकल आप खुद कीजिए, मैं सॉल्यूशन के साथ भेजूंगा, या फिर मैं अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो ये फॉर्मूला अब आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, हमने डिराइव किया है इसको, सही है ना बेटा, सभी को क्लियर है यस ये सर। बात, है ना। Yes, इसको sir. आसानी से ऐसे डिराइव कर सकते हैं, लेकिन डिराइव करना एक अलग चीज है, फिंगर टिप्स पे होना एक अलग चीज है। पेपर में बैठ के आप डिराइव करने नहीं लगोगे, इसमें 5 मिनट लगा दोगे आप सोचने में, तो हमें ऑन द स्पॉट आना चाहिए, इसीलिए प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप बेटा। सर तो एक अब बार एन फैक्टर के बारे में बताना। एन फैक्टर या वी फैक्टर, ठीक है, एन फैक्टर या वी फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ एक तो देखो साल्ट के लिए तो क्या होता है, ये कोई भी साल्ट है तो उसके आयंस का चार्ज, ठीक है। एसिड के लिए चलो उसको मैं थोड़ा बता ही देता हूं अगर आपने पूछा है तो। देखिए क्या होता है, जैसे NaCl का एग्जांपल नहीं लेते हम, MgCl2, MgCl2 एक साल्ट है, इसमें मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव, और क्लोरीन्स 2 हैं, एक क्लोरीन पर 1 नेगेटिव है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज, मैं इसको कहूं कि टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, 2 है,
यस। और टोटल पॉजिटिव कितना है, बराबर आएगा हमेशा दोनों का, टोटल पॉजिटिव भी 2 है, तो इसका वैलेंस फैक्टर क्या होगा, वी फैक्टर, इसका वी फैक्टर 2 आएगा बस। वो तो और एन ये फैक्टर होता है ना। हाँ, एन फैक्टर और वी फैक्टर एक ही बात है बेटा, दोनों सेम है, ठीक है। और वी फैक्टर और एन फैक्टर हमेशा क्या होता है, साइन नहीं होता है इसके आगे, साइन लेस। इसको इसमें कॉलम में ये क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं इसको, फैक्टोरियल, मॉड्यूलस। हाँ, मॉड्यूलस में रखते हैं, मतलब ये पॉजिटिव नहीं होगा नेगेटिव होगा, तो आपको दोनों में से कोई एक उठाना है, टोटल नेगेटिव उठा लो, टोटल पॉजिटिव उठा लो। ये तो हो गया किसके लिए, क्या बोलते हैं इसको, असाल्ट के लिए, ठीक है। अब एसिड की बात करते हैं, एसिड के लिए एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो एसिड, मान लो कि आपके पास H2SO4 है, तो H2SO4 में कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, ये 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है ना, तो इसका एन फैक्टर जो होगा या वी फैक्टर कह लो कोई भी, वो क्या होगा, इक्वल टू होगा, बस बात खत्म, सिंपल। बेस है कोई, बेस में जितने वो OH नेगेटिव आयन, जैसे मैं MgOH ट्वाइस ले लेता हूं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये जितने OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है, 2 OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है, तो दैट विल बी एन फैक्टर, इसका भी क्या होगा 2। और याद रखना ये साइन लेस होता है, इसे नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता, तो ये भी 2 होगा, सिंपल। एसिड बेस के लिए ऐसे निकालते हैं, समझ में आ गया, एसिड बेस और साल्ट का तो क्लियर हो गया होगा, यस। यस सर। यस सर। अब बात आती है कि दूसरी चीजों के लिए कैसे निकालें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड जितने हुए होते हैं किसी आयनिक रिएक्शन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड जो होते हैं वो होता है एन फैक्टर। अब वो कैसे निकालते हैं भाई, जैसे हमने रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा था +1 के अंदर, 8th लेसन के अंदर आया था रीडॉक्स रिएक्शन, उसकी बैलेंसिंग सीखी थी हमने, ठीक है। उस बैलेंसिंग में हमने एन फैक्टर निकालना सीखा था। तो बैलेंसिंग के अंदर क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, है ना, सभी का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नंबर निकालते हैं, फिर नंबर ऑफ एटम्स को बराबर करते हैं, वो होता है एन फैक्टर। कैसे, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। कि जैसे मान लो यहां पर मैं क्रोमियम ले रहा हूं, ठीक है, K2Cr2O7, ठीक है, O7 लगा दिया और यहाँ 2 नेगेटिव है टोटल, और यहां मैंने बना दिया CrO3, 3 बना है, Cr2 बना दिया अकेला, ठीक है, CrO2 ये बना दिया। तो देखो यहाँ क्रोमियम कितनी ऑक्सीजन स्टेट में भी, 6 पॉजिटिव में, क्लियर है ना। और यहाँ क्रोमियम कितना है, 4 पॉजिटिव में, 4। तो अब जरा देखो नंबर ऑफ एटम यहाँ कितने हैं, 2 हैं, तो ये टोटल कितना हो गया, 12 पॉजिटिव, वहां पर एक ही है, तो आप इसे टोटल को 2 से मल्टीप्लाई करो, अभी कितना हो जाएगा टोटल, ये 8 पॉजिटिव, डिफरेंस कितना है, 4 का। 4 का, तो एन फैक्टर जो होगा वो 4 होगा। नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव उस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये 6 पॉजिटिव से 4 पॉजिटिव भी पहुंचा, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, बट एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, 2 एटम है क्रोमियम वाले फॉर्मूले में लेफ्ट साइड में, तो 2 एटम तो कम से कम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे, तो 2 की जगह 4 इलेक्ट्रॉन टोटल गेन हुए हैं, दैट इज द टोटल गेन। और टोटल लॉस वाला भी काउंट कर सकते हो, यहाँ गेन हुए तो पक्के तौर पर लॉस होगा ही होगा, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, गेन होते हैं तो पक्के तौर पर लॉस होगा ही होगा, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन पक्का होगा, याद है ये बात मेरी, किसी ने पढ़ा होगा तो, है ना। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन होगा, मैंने आधी अधूरी रिएक्शन लिखी है, रिएक्शन भी सही नहीं है, एग्जांपल भी सही नहीं है, बट आपको सिर्फ एन फैक्टर बताने के लिए बता रहा हूँ कि एन फैक्टर ऐसे निकालते हैं किसी केमिकल आयनिक रिएक्शन के अंदर। क्लियर है बेटा, यहाँ 4 आएगा। हाँ बेटा बोलो। सर अगर कोई मतलब किसी रिडॉक्स रिएक्शन में किसी एक कंपाउंड ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और किसी दूसरे कंपाउंड ने गेन किया, तो एन फैक्टर किसका निकलेगा, दोनों में से किसी का निकाल लो, बराबर सेम आएगा, आएगा। बैलेंस बराबर, बिल्कुल। 2 इलेक्ट्रॉन, आपको क्या लगता है, एक ने गेन कर लिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो छोड़े किसने, हवा से आए, नहीं सर। हाँ, कहाँ से आए, किसी एटम ने छोड़े होंगे तभी उसने गेन किए, यही तो बैलेंसिंग है, इसी को ठीक है बैलेंस सर। करना, समझ गए ना, हाँ बिल्कुल। इसीलिए रिडॉक्स हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पक्का हो रहा है, जिसने छोड़े डोनेट करने वाला ऑक्सीडेशन कर रहा है, जिसने लिए एक्सेप्ट करने वाला रिडक्शन कर रहा है। तो भाई छोड़ने वाला, अब जिसने छोड़ दिए, मान लो कोई कहता है कि सर यहाँ इसने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, ठीक है बेटा छोड़ दिए, वहां गेन आप 2 करवा रहे हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन हवा में चले गए, हवा में नहीं तो नहीं सर। जाएंगे,
है ना, वो तो नहीं जाने वाले, वो तो बहुत हाई लेवल की रिएक्शन अगर आप करवाते हो, जैसे बिजली में इलेक्ट्रॉन चमकते हैं ना, थंडरिंग जब होती है बादलों की, तब इलेक्ट्रॉन ही वेव की तरह चलते हैं और वो बिजली कईयों के सिर पे गिर जाती है, घर में गिर जाती है, पूरे घर के अप्लायंसेस खराब हो जाते हैं, पूरा घर ब्लास्ट भी हो सकता है। तो वो तो फिर हवा में तो बहुत हाई लेवल की एनर्जी चाहिए, किसी केमिकल रिएक्शन में इतनी हाई लेवल की एनर्जी अपने पास होती नहीं है, वो तो करोड़ों लाखों करोड़ों वोल्टेज की एनर्जी होती है जब इलेक्ट्रॉन फ्री हवा में चलता है। तो अगर इतना आसान हो जाए तो फिर किसी भी केमिकल रिएक्शन को मिक्स करो और इलेक्ट्रॉन चलाओ और सामने वाले की तरफ टेस्ट ट्यूब कर दो, इलेक्ट्रॉन जाएगा गोली की तरह, उसके आर पार हो जाएगा, बंदा खत्म। आसान है ना इलेक्ट्रॉन गन बनाना। यस सर। ये पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो नहीं कर सकता बेटा, है ना। तो दैट इज वाई, तो ये मैं वैसे ये सिर्फ समझाने के लिए था, मैं रब कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि नोट्स में जाएगा और आप लोग कहोगे कि ऐसी कोई रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करती तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, बस वो समझने के लिए था। आगे देखते हैं बेटा। तो क्लियर है भाई, वो समझ में आ गया ना सभी को, नॉर्मेलिटी समझ में आ गया, एन फैक्टर आ गया, मोटा मोटा तो आ गया। जब डिटेल फिर से दे दूंगा, ऐसा मत सोचना कि डिटेल नहीं मिलेगी, फिर से हम एन फैक्टर को समझेंगे जब जहां पर एग्जांपल आएगा। तभी मैंने बोला नॉर्मेलिटी वाले में कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा, इक्विवेलेंट मास वाले एग्जांपल्स कराऊंगा, वहां आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना। तो अभी के लिए ये याद होना जरूरी है, दैट इज द थ्योरेटिकल पार्ट, वी विल प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर। आगे देखिए, फॉर्मेलिटी, ये बहुत पहले आती होती थी भाई, हमने भी पढ़ी थी, ठीक है। अभी यहाँ स्लाइडों में मैंने काफी साल बाद देखी है कि कोई टीचर समझा रहा है, मैंने +1 में हमारे फॉर्मेलिटी आती होती थी, नॉर्मेलिटी के सारा साथ साथ फॉर्मेलिटी भी। कभी आप लोगों ने पढ़ी है +1 में फॉर्मेलिटी? हमने तो +1 यस में सर, एक बार पढ़ी थी बुक में। पढ़ी थी, हाँ। वो की तरह ही होती है क्या? क्या बेटा? नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी की की तरह ही होती है? नहीं नहीं नहीं, ये अलग चीज है, वो वैसे नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। वो नॉर्मेलिटी तो 4-5 फॉर्मूले मैंने लिखाए थे ना, वैसी नहीं है, दिस इज नॉट लाइक थोड़ी थोड़ी मोलैरिटी की तरह होती है। बस कुछ वैसा कह लो। देखो फॉर्मेलिटी क्या है, तो फॉर्मेलिटी के अंदर जैसे हम कहते हैं ना, मेहमान आ गए तो फॉर्मेलिटी कर दो, तो मतलब चाय पानी पूछो उनको, फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ आयनिक इन ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर में। अब देखो जरा, यहां देखना, मास मास ऑफ सोल्यूट दे रहेगा, आयनिक इन ग्राम पर लीटर, तो मास इन ग्राम है जीएम, ठीक है, डिवाइडेड बाय पर लीटर, 1 लीटर में। तो मास इन ग्राम 1 लीटर, तो मास इन 1 लीटर, मोल इन 1 लीटर तो मोलैरिटी होता है, मास इन 1 लीटर क्या होता है? ये तो सॉल्यूशन सिंपल है कि कितने ग्राम सॉल्वेंट है कितने टोटल लीटर में। अब नीचे जो लिखा है ना इसने, ये काम का फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट, ये इसको अलग बनाता है। मास इन ग्राम आयन का, आयंस का, आयंस का ग्राम में मास, मास ऑफ आयनिक इन ग्राम पर लीटर मैंने नीचे लगा दिया, तो मास इन ग्राम ऑफ आयंस, आयंस का मास, ठीक है, मास इन ग्राम आयंस का, याद रखिएगा। और इसके डिवाइड में क्या कह रहा है, फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट सोलवेंट नहीं है, सोल्यूट मतलब लीटर तो यहाँ डिवाइड हो गया, ये तो लीटर तो सोल्यूशन है, सोल्यूट का फॉर्मूला मास, सोल्यूट क्या था, आयंस ही थे ना, तो आयंस का फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास का मतलब मान लो कि आपने पानी में NaCl को डिसोल्व कर दिया, नमक को डिसोल्व कर दिया पानी के अंदर, तो यहां पर आपने NaCl को डिसोल्व कर रखा है, तो NaCl का मोलर मास कितना है, यहां आएगा NaCl का फॉर्मूला मास, अकेला NaCl, NaCl का फॉर्मूला होता है NaCl, और इसका मास कितना निकलेगा, सोडियम होता है 23, यस गाइस, 58.5 और Yes. क्लोरीन होता है हाँ 35.5, तो 35.1. टोटल आ गया 58.5, ठीक है। तो यहां नीचे आपको 58.5 लिखना है, और ऊपर आयन का टोटल जितना NaCl इस सॉल्यूशन में टोटल डिसोल्व है उसका मास ऊपर आएगा ग्राम में, और नीचे 1 यूनिट का मास आएगा। तो इससे क्या पता लगेगा, ऊपर टोटल मास, नीचे 1 यूनिट का मास, तो टोटल कितनी यूनिट हैं, नंबर ऑफ NaCl के कितने मोलिक्यूल्स, उस कितने मोलिक्यूल्स हैं, आप ये सिंपली ये कह सकते हैं, है ना, इन ग्राम, ग्राम में मतलब 1 यूनिट है 58.5 ग्राम की, और आपके पास मान लो कि 585 ग्राम है, तो 585 ग्राम को 58.5 ग्राम से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 10, Yes, sir. है ना। तो यानी कि आपके पास 58.5 ग्राम की 10 यूनिट है, 10 यूनिट, क्लियर है। उस 10 यूनिट को 1 लीटर से डिवाइड कर देंगे, फॉर्मेलिटी आ गई, समझ में आ गया फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सा लग Yes, रहा होगा sir. ना, बट ये Sir. जो मैंने लिखा है, हाँ बेटा, ये जो मास ऑफ द आयोनिक है, ये कैसे निकालते हैं मास? आयन मतलब टोटल NaCl का मास,
आयंस का मास सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जितने भी हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल निकाल लो। मोल नहीं निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ ग्राम बेटा, सीधी सी बात है। अपने 10 ग्राम तो मतलब नमक, वो ऊपर मोलैरिटी है। मोलैरिटी नहीं है, टोटल आपने 10 ग्राम मास डिसोल्व कर दिया, NaCl 10 ग्राम डाल दिया, ठीक है। अब NaCl का 58.5 ग्राम में एक NaCl का मोलिक्यूल का मोलर मास है, एक का। अब 10 ग्राम को 58.5 से डिवाइड कर दीजिए, वो बनेगा, उसको फिर 1 लीटर से डिवाइड करेंगे तो बनेगा ये। यानी इसको ऐसे, चलो एग्जांपल से चलते हैं। मान लो मेरे पास यहां पर मैंने सपोज NaCl मैंने टोटल डाला यहाँ पर 585 ग्राम टोटल NaCl है, ये टोटल NaCl टोटल, ठीक है। अभी क्लियर है? टोटल NaCl जो है वो 585 ग्राम मैंने डाल दिया, तो मैं इसका फॉर्मेलिटी कैसे निकलेगी मेरे सॉल्यूशन की, तो मैं ऊपर लिखूंगा 585 ग्राम, ये आयंस का टोटल मास है, टोटल NaCl है ना, डिवाइड में आएगा 1 लीटर में डाल रखा है मैंने, ये 1 लीटर ही है, याद रख लेना। सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन है 1 लीटर, है ना। तो अब नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 1 लीटर आएगा, मल्टीप्लाई में इसके क्या आएगा, अब ये क्या है, फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट, फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट यानी NaCl का फॉर्मूला मास कितना है, 58.5। यस, क्लियर है, टोटल आ गया 10, 10 इज द फॉर्मेलिटी। ये समझ में आया, एग्जांपल ऊपर देके अब आपको क्लियर हुआ होगा। यस सर। ठीक है, एनीवन एल्स, किसी को डाउट है अभी भी? नो सर। ठीक है, तो ये बस फॉर्मूला, ये एग्जांपल याद रखिएगा, याद आ जाएगा, ठीक है। ये वैसे यूज होता नहीं है, मुझे नहीं पता, यहाँ रेयरली कोई क्वेश्चन आए IIT में तो हो सकता है, पर जनरली हमने तो इसको छोड़ रखा है कई सालों से, मैंने भी इसको कई साल बाद पढ़ा है। आगे देखते हैं बेटा, फिर एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। ये एग्जांपल, अब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। द स्टोरेज बैटरी कंटेन्स सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 30% बाय वेट, फाइंड आउट द मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द H2SO4। सब कुछ निकालना भाई, गिवन डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मोलैलिटी और मोलैरिटी में किसी एक जगह पर डेंसिटी यूज होने वाली है, ठीक है। अब देखो मोलैरिटी क्या होता है, सीधी सी बात, सबसे पहले तो बाय वेट दे रखा है, तो बाय वेट को सोल्व करें हम, है ना। 30% बाय वेट यानी कि 30 ग्राम, 30 ग्राम है और टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है 30 ग्राम H2SO4 है। ये समझ में आ गया भाई? यस सर। यस सर। सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम अगर हो तो 30 ग्राम H2SO4 है, बाय वेट है तो वेट से हमने निकाल लिया। फाउंड आउट मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होती है, मोल पर लीटर। हम इसको एग्जैक्ट डाटा मान सकते हैं क्योंकि रेशो हमेशा सेम रहता है, रेशो नहीं बदलता ना, तो 30/100 को रेशो को मान के हम एग्जैक्ट डाटा मान सकते हैं कि सॉल्यूशन 100 ग्राम और ये टोटल 30 ग्राम है। डेंसिटी दे रखी है इतने ग्राम पर सेंटीमीटर, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन देखो 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मुझे वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का, मोलैरिटी के लिए, मोलैलिटी के लिए केजी चाहिए, वो बाद में निकालेंगे, मोलैरिटी निकालता हूं मैं पहले। तो देखो इसका मतलब क्या है, डेंसिटी जो दे रखी है इसका मतलब देखिए जरा, डेंसिटी अपॉन मोलर मास। हाँ ठीक है, तो इसका मीनिंग मैं, एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक, यहाँ से डेंसिटी को लेते हैं अब हम। तो डेंसिटी जो हमें दे रखी है, तो डेंसिटी, डेंसिटी इसने दी हुई है, इसको सिंपल करके भी लिख सकते हैं हम 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि अगर 1.2 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसके अंदर उसका वॉल्यूम क्या होगा, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम होगा। इसका मतलब ये है, इस लाइन से ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और लाइन डायरेक्ट लिख के हम यूनिट लगा के भी कर सकते हैं। तो 1 ग्राम अगर सॉल्यूशन है, पहले 1 की वैल्यू निकालो, तो वॉल्यूम कितना होगा, 1 के लिए हमेशा डिवाइड होता है, ठीक है। और 100 ग्राम सॉल्यूशन है अपने पास टोटल। यस बेटा, ये समझ में आया स्टेप? यस सर। 1/1.2 इंटू 100, या फिर आप सिंपल कह सकते हैं टोटल, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम होता है, मास बाय डेंसिटी वॉल्यूम होता है, ठीक है, ऐसा भी लगा सकते हैं। या डेंसिटी आपको सीधा फॉर्मूला पता है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको वॉल्यूम निकालना है, कितना क्या निकाल रहे हैं हम, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम को इधर लीजिए, डेंसिटी इधर, तो मास बाय डेंसिटी वॉल्यूम होती है, बस सिंपल है ना। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मास बाय डेंसिटी। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मास को डेंसिटी से डिवाइड कर दो, तो मास था 100 ग्राम, डेंसिटी 1.2 है, मैं वही कर रहा हूँ, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब ये 10 ऊपर चला जाएगा, 1000 बाय, सीधा सीधा ये आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय 12, ठीक है। ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब,
तो सेंटीमीटर क्यूब जो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, यहाँ से आप लीटर भी निकाल सकते हैं। 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए, लीटर निकल आएगा। 1000 डिवाइड करें 1000 कट जाएगा, 1/12 लीटर बन गया है। क्लियर है? यस सर। सर एक और बार बता दीजिए। एक और बार बताऊं, ठीक है, सुनिए अब जरा। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी हमें दे रखी है इसने, ये रही डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी जो है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसने डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब है कि 1.2 ग्राम सॉल्यूशन में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है उस सॉल्यूशन का। दिस इज वॉल्यूम, ठीक है। तो यानी अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है किसी अगर सब्सटेंस का जो इन्होंने सॉल्यूशन दे रखा है, अगर मैं उसको वेट करता हूं तो 1.2 ग्राम निकलता है, वो 1 ग्राम नहीं निकलता। अगर डेंसिटी 1 हो तभी वो सेम होते हैं, वरना वो सेम नहीं होते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो मैंने 1 ग्राम में कितना होगा, और मैंने बोला था कि इसने 30% दे रखा है, तो इसका मतलब ये है 30% का मीनिंग ही ये है कि 30 ग्राम H2SO4 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। तो मेरे को 100 ग्राम सॉल्यूशन पता है, तो मैं 1 ग्राम में क्या निकालूंगा, यहां से 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितने वॉल्यूम होता है वो निकाल लिया, 1/1.2। और 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम होता है, 1/1.2 इंटू 100। तो ये 10, ये पॉइंट जो था ये ऊपर चला जाएगा, 1000/12 सेंटीमीटर क्यूब आ गया 100 ग्राम में। यस, क्लियर हुआ बेटा ये? यस सर। यस तो यहां पर अब मेरे पास क्या आ गया कि मेरे पास सॉल्यूशन ग्राम में भी है, याद रखना 100 ग्राम, और मेरे पास सॉल्यूशन वॉल्यूम में भी है 1000/12 सेंटीमीटर क्यूब। इसके लीटर बनाना चाहें 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 1/12 लीटर बन जाएगा। क्लियर है? अब मुझे निकालनी मोलैलिटी, सीधी सी बात है। अब आसान काम है भाई, ठीक है। अब देखिए आसान काम क्या है। मोलैरिटी या मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखो। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर। मोल Yes, sir. पर लीटर। मोल पता है H2SO4 के? बताओ जरा। 30 ग्राम H2SO4 दे रखा है, गिवन मास है 30 ग्राम। मोलर मास कितना होता है H2SO4 का? 98। 98 ग्राम। किसी और को नहीं पता क्या? सिर्फ एक ही बच्चे को पता है? यस सर 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर से डिवाइड कर दिया, 30/98 इंटू 1 लीटर, इंटू लीटर। अब 1 लीटर नहीं करने वाले है ना, यहाँ पर 1, अब ये देखो कितना था, हाँ 1/12 है ना, 1/12 था। वो क्या था, लीटर में सॉल्यूशन था अपने पास। तो ओवरऑल क्या निकल गया, 30/98, और इसके ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 12 आ जाएगा, है ना। तो इसको 100 मान ले, और 12 या 36, 360, तो 3.6 निकलेगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अप्रोक्स निकलेगा। क्लियर है? ये मोलैरिटी आ गई 3.6। डिवाइड करके दे लेना, मैंने 98 को 100 मान लिया पूरा, ठीक है। क्लियर है भाई? यस सर। ये जल्दी कैलकुलेशन करने का तरीका होता है कि 3.6 के आसपास आएगी। जब 98 थोड़ा 100 से कम है तो ऑब्वियस है ऊपर वाली वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आएगी, तो 3.7 के आसपास आ सकती है। समझ गए? तो वैसे करके देखें इसको। 360 360 डिवाइडेड बाय 98, 3.67 आ रही है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू 3.67, तो मैंने 67 यानी इस 0.7 लगा सकता हूँ सिंपली, ठीक है। दैट्स इट। अब आगे देखो मोलैलिटी। मोलैलिटी, तो यहाँ देखिए बेटा, सॉल्यूशन इन लीटर होता है, यहाँ मैंने सीधा लीटर लगा दिया ना, मैं पहले उसको करेक्ट करूं मैं। सॉल्यूशन इन लीटर है ना, तो ये सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब नीचे देखो मोलैलिटी क्या होती है, मोल, और क्या होता है भाई नीचे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सोलवेंट इन केजी होता है। तो सोलवेंट क्या केजी में है अपने पास? बिल्कुल है। मोल तो वही रहेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। अब सोलवेंट इन केजी कितना करूं, तो ध्यान देना जरा, 70 ग्राम। 70 ग्राम, 30 ग्राम टोटल H2SO4 है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो 30 ग्राम आए और 70 ग्राम आएगा सीधा सीधा। तो सोलवेंट इन केजी 70 ग्राम आ गया। डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट जाएगी। तो अब ये थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल हो गई है ना, सर क्या करें? 70/1000 होगा ना, इन केजी लेना है तो। 70, एक मिनट, मैंने क्या लिखा, सर 70 ग्राम, हाँ 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 1000, ऊपर 1000 चला जाएगा, ठीक है हाँ ठीक है सर, ठीक ऊपर है। 1000 आएगा ना। हाँ ऊपर आएगा 1000, ठीक है ठीक है ठीक है। बस इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, क्या करें, इसको 100 मान ले, 2 0 काट देते हैं, 7, ये 7 30/7, 7 चौके 28, 4 आ गया, 2 और 0, 7 या 21, अप्रोक्स इतना आएगा, ठीक है। इससे थोड़ा ज्यादा आएगा ठीक है। क्लियर है सभी को? फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, इससे ज्यादा कितना आएगा थोड़ा, चलो इसको भी कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, कितना आएगा।
एग्जैक्ट वैल्यू, वरना आप लोग नोट्स में देख के इसको कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। कितना बना बेटा ये 30 डिवाइड बाय 98, पहले तो यही करना पड़ेगा, 30 डिवाइड बाय 98 और इसको फिर से डिवाइड कर दिया 7 से। क्या गलत कर रहा हूं मैं? नहीं, अच्छा 1000 भी है भाई, 30 इंटू 100 4.37 बिल्कुल सही है। वहां पर 7 लगे हो, पहले भी 7 था, बस हम 0.7 से ही गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सबको? यस सर। चलो ठीक है, दो चीजें निकाली। नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो, मोलैरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मेलिटी निकल आएगी। H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है अभी अभी बताया था मैंने, 2 बस हो गया फिर। तो नॉर्मेलिटी देख लो कितनी निकलेगी, 2 इंटू मोलैरिटी, 4.37 तो ये कितना आएगा, 2 8.8 इंटू 7.3 4.37, आएगा प्रो। पता नहीं कितना आएगा, कर लेना। ठीक है, ये मैं आपके लिए सर छोड़ रहा हूँ। मोलैरिटी से मल्टीप्लाई सर कर दो, मोलैरिटी molarity से मल्टीप्लाई रहेगी ना। सर। एक मिनट, गड़बड़ कर दी मैंने, मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर दिया 2 को। मोलैरिटी से कर दिया आपने, अच्छा मोलैरिटी से अच्छा करना अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मोलैरिटी से होगा। ठीक है, ऊपर वाला 3 पॉइंट, दैट इज 3.67, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद क्या पूछा भाई, मोल फ्रैक्शन पूछा। देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा H2SO4 का, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 कितने हैं, 0.3। 30.98 नंबर ऑफ, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल, ये थोड़ा कंफ्यूजन है ना, इसको थोड़ा सही तरीके से लिखना पड़ेगा। 30 और इसके डिवाइड में आएगा 30/98 प्लस में नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्वेंट, सोल्वेंट तो वाटर होगा, अगर कुछ नहीं दिया वाटर है तो उसका कितना है 70 ग्राम 70/18 बाय 18, 18 ग्राम मोलर मास होगा वाटर का, दैट्स इट। तो ये कैलकुलेशन ये आपके लिए, ठीक है, डू इट योरसेल्फ। समझ में आ गया सभी को? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो sir. बोल सकता है। चारों चीजें निकाल दी हैं, बाय 30% दिया हुआ था, यहाँ पर भी सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखो भाई 4.37 सही निकाला हमने, 3 अरे यहाँ आंसर दिया था मैंने, देखा ही नहीं है ना, कैलकुलेशन करने में कैलकुलेटर से बैठा हुआ था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नॉर्मेलिटी आ गई, 2 से मल्टीप्लाई करनी थी। फिर मोल फ्रैक्शन आ गया, देख लो 0.3030, पता नहीं क्या करेगा, 0.07 दे रखा है, तो मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ नकल लगा के, है ना, पॉइंट कितना है 07, यस सर। ये आएगा, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, दिस इज नॉट एग्जांपल। 2 बार डाल दिया क्या, पीछे भी है, यस, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो, होमवर्क। बस भाई आपका लेक्चर खत्म हो गया, अब होमवर्क है, लेकिन होमवर्क मैं आपको करवाना चाहता हूँ, 15 मिनट हमारे पास हैं, तो होमवर्क सबको करवा दूं, नोटबुक उठा लो, खुद भी करना है। मैंने पहले भी बोला था, अगर आपको गाड़ी चलाना सिर्फ थ्योरी से सिखाता हूं मैं, तो प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर अब हम होमवर्क करते हैं आपका। होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दे रखे हैं बेटा, इन्हें सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन याद रखना। जो बच्चा हर रोज डीपीपी सॉल्व कर रहा है, तरीका बता देता हूं क्या करना है। एनसीईआरटी के हर रोज 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आप कहोगे सर सॉल्यूशन वाला लेसन आपने शुरू करवा दिया, आपने तो सिर्फ बेसिक टर्म बताई हैं, और सॉल्यूशन वाले लेसन में पहला ही क्वेश्चन कुछ और है जो कि बेसिक टर्म का नहीं है, वो तो कोई राउल्ट ला लगा रखा है, कोई और ला लगा रखा है, जो सोल्यूट सोल्यूट वाला ला लगा रखा है, सोल्यूट सोलवेंट वाला ला लगा रखा है, कुछ अलग अलग तरीके के जो फॉर्मूले हमें आते ही नहीं है, हम क्या करें। बिल्कुल राइट बात है। तो एनसीईआरटी कब सॉल्व करोगे, ये लेसन पूरा होते ही, जिस दिन ये लेसन कंप्लीट हो जाए, इस लेसन के एनसीईआरटी के 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे डेली, वो पूरी करनी है। कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सएप मी, कॉल मी, क्लास में बताइए समझ में नहीं आ रहा सर, अगर व्हाट्सएप पे समझ में नहीं आया, मैं यहाँ पर भी उसको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन आपको 5 क्वेश्चन डेली करने हैं। इसका फायदा, ये लेसन चला तो जाएगा, नेक्स्ट लेसन शुरू हो जाएगा, बट इस लेसन की रिवीजन आप होती रहेगी, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है ना सभी को? यस सर। क्लियर है? यस तो सर। यानी इस लेसन के खत्म होने के बाद तो अब क्या करना है, अब जो मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं इस लेसन के, ये करो, ये तो करना ही करना है, हर रोज जो लेक्चर में करवाया जा रहा है वो हर रोज करना ही करना है, ठीक है। उसके अलावा एक लेसन खत्म होते ही आपका थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, तो तब तक आप मजे लो, एंजॉय योरसेल्फ, और उसके बाद में आप उस काम को बढ़ाइए, हर रोज 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कीजिए। उसके बाद सर एडवांस लेवल हो जाएगा एनसीईआरटी से, उसके लिए मैं बैठा हूं, डेली एडवांस लेवल का 2 क्वेश्चंस का आपका जुगाड़ भी कर दूंगा। पहले 1 क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद में हर रोज आपको 2 क्वेश्चन एडवांस लेवल के भी मैं देने लग जाऊंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन और बढ़ा देंगे इस लेसन को खत्म करने के बाद। बस
टोटल 7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, और आज का काम आज कर लो, बात ही खत्म, बस और कुछ नहीं करना। आज का काम आज, और प्लस में इसके 7 क्वेश्चन, हर रोज 7 क्वेश्चन तो कर सकते हो ना, यस सर। है ना। ये 1.5 घंटे का लेक्चर प्लस 7 क्वेश्चन, बात ही खत्म। और इस लेक्चर में जो करवाया जा रहा है वो तो करना ही करना है, ठीक है। तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। इन ए सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज 0.2, फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन दे रखा, मोलैलिटी निकालनी है भाई, और मोलर मास दे रखा सोल्यूट का 40 ग्राम पर मोल। मोल फ्रैक्शन बताएगा कोई? मोल फ्रैक्शन इसने दे रखा है, और किसका मोल फ्रैक्शन दिया? सोल्यूट का है, 0.2 है। तो सोलवेंट का कितना होगा भाई? 0.8। टोटल में से 1 में से घटा दें तो सोलवेंट का आ जाएगा, है ना। ये सोल्यूट का है, यस सर। है ना, ये सोल्यूट है, तो ये आ गया 0.8। अब बात करते हैं, चलो दोनों का मोल फ्रैक्शन आ गया। गिवन नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के दे रखे हैं, ठीक है, हमें अब कितने हैं? अंदर पॉइंट, से मल्टीप्लाई। हाँ सुनिए बेटा, देखो ये नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं सोल्यूट के 0.2 मोल, 40 ग्राम पर मोल उसका मास है, यानी कि 40 ग्राम पर मोल। तो सोल्यूट का मोलर मास दे रखा है उसने, ये बहुत अच्छी चीज दी है। कितना है सोल्यूट का मोलर मास? 40 ग्राम में 1 मोल होता है। 1 मोल 40 ग्राम में 1 मोल है, तो 0.2 मोल में कितने ग्राम होंगे? तो सिंपल लिखें इसको, इसको सीधा लिख लो, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 1 मोल में कितने होते हैं? 40 ग्राम होते हैं, ये उसने खुद बोला है ना। और 0.2 मोल में कितने ग्राम होंगे? निकल जाएगा कि नहीं? 0.2 से सीधा Yes, मल्टीप्लाई 8 हो ग्राम। जाएगा, 0.2 से सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 0 से 0 कट गया, तो हमारे पास आ गया 8 8 ग्राम। ग्राम। तो आपके पास सोल्यूट है 8 ग्राम। मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। सोल्यूट 8 ग्राम है, तो 8 ग्राम से नंबर ऑफ मोल तो दे ही रखे हैं इसने, है ना। तो मोलैलिटी क्या होती है भाई? मोलैलिटी को छोटे एम से रिप्रेजेंट करते हैं, सीधा छोटा एम निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल तो ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी पता है। सोलवेंट इन केजी, अगर सोलवेंट ना दिया हो तो सोलवेंट क्या होता है? water. पानी, पानी होता है। तो सोलवेंट हमारे पास कितना है? 0.8 मोल है ना, क्योंकि ये Yes, मोल sir. फ्रैक्शन है इसका, तो यानी ऊपर 0.8 है, नीचे टोटल मोल होंगे, तो टोटल मोल से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो 0.8 मोल, मोल फ्रैक्शन इसका दे रखा, तो इसका भी हमने निकाल लिया, टोटल 0.8 है, तो इसके 0.8 मोल है, तो 1 मोल में 18 ग्राम होते हैं, तो 0.8 मोल में कितने होंगे? 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 गुणा में पॉइंट, है ना, जितना भी आएगा, है ना। ये टोटल क्या हो गए? ये हमारे पास वाटर के मोल आ गए, वाटर मोल, ठीक है, ये वाटर के मोल आ गए। तो ये सीधा सीधा मोल, क्या मोल निकालने हैं अपने को या ग्राम निकालने हैं? 18 ग्राम निकलेगा, ग्राम निकलेंगे, है ना। 18 ग्राम में 1 मोल, 1 मोल में 18 ग्राम होते हैं, 0.8 में कितने मोल होंगे, ऐसा ही कुछ निकालने वाले हैं, है ना। ये आ जाएगा ग्राम। कर लिया? 14.4 आएगा क्या? यस सर। ठीक है, आप पे भरोसा करता हूँ। 14.4 ग्राम सोलवेंट इन केजी, ऊपर कर दिया 1000 से डिवाइड कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, होगी, मोलैलिटी निकल गई, सिंपल। सर 14.4। सॉरी 0.4 खा गया क्या? ठीक है, 14.4 आएगा सर, 44 नहीं आएगा। 14, अच्छा 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 14 बोल रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है, गड़बड़, मेरा ध्यान वहां नहीं है बेटा, मैं इसको सोच रहा था, ठीक है, थैंक यू। 14.4 ग्राम, ठीक है, तो ऊपर 1000 से कर दिया तो वो केजी बन जाएगा अपने आप, 4 केजी। तो क्लियर है भाई, मोलैलिटी समझ में आ गई कैसे निकलेगी? यस सर। सिंपल ना, देखने में बड़ा भयंकर सा लग रहा था कि दिया तो कुछ है ही नहीं, पर ध्यान से देखोगे, फॉर्मूले को एक्सपेंड करोगे, सब कुछ समझ में आएगा, और यही प्रैक्टिस से होगा। ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको सारे फॉर्मूले आते हैं, सब कुछ आता है, तो प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा कि दिया क्या है, ठीक है ना। देखो एक लाइन में क्वेश्चन दे रखा था उसने, आगे देखो भाई, 14.2 ग्राम Na2SO4 डिसॉल्व्ड इन 400 ml ऑफ द वाटर, ml ऑफ वाटर, ml है तो लीटर बना सकते हैं पानी, ये कोई चक्कर नहीं है। फाइंड द फॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी दोनों निकालनी है भाई, तो नॉर्मेलिटी तो कैसे निकलेगी? 2 से मोलैरिटी निकाल लो, नॉर्मेलिटी निकल आएगी। हम मोलैरिटी पे फोकस करेंगे, बात ही खत्म, है ना। तो मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी बताओ बराबर भाई, गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल 14.2 ग्राम दे रखा है गिवन मास, और मोलर मास कितना होगा? Na2SO4 का मोलर मास सोडियम का कितना होता है? 23 into 2 आएगा, 46 आ गया, ये 2 है। SO4 का कितना होता है भाई? SO4 नेगेटिव है,
कितना, सल्फर 96 32 और ऑक्सीजन सर होता है 142 16, ग्राम्स आ जाएगा। 16 चौके 64, सर 30 और SO4 का 90 96 होगा। 96 142। कितना आएगा बेटा, 142, ठीक है, टोटल आ गया यस सर। 142 ग्राम, ठीक है। तो ये इसका मोलर मास आ गया 142, डिवाइड करते हैं 140, अरे सही है, बिल्कुल कट जाएगा ना। तो ये डिवाइड कर देंगे, ये आगे नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2SO4 डिसोल्व्ड इन लीटर, तो इसने 400 ml दिया है, 1000 से डिवाइड कर दूं, 400 मल्टीप्लाई में ऊपर 1000 कर सकता हूं, बस यस निकल सर गई मोलैरिटी, निकल गई मोलैरिटी। मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई करें, Na2, टोटल चार्ज कितना है पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव चार्ज है 2, टोटल टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, वो भी 2 नेगेटिव है, तो n फैक्टर कितना आएगा 2, कर दें 2 से मल्टीप्लाई, बस हो गया सम, यस सोल्व, दैट्स ऑल, बस खत्म। 0.5 कितना आएगा, निकाला किसी ने, 0.5 चाहिए आएगा, आ 0.5 यस जाएगा। सर 0.5 ये 1 ये 1 ये 10 आया, ये 10 से ये कट जाएगा, 2/4, हाँ ठीक है, 2/4, तो ये आ जाएगा 0.5, 1/2 या 0.5, ठीक है, दैट्स इट। तो मोलैरिटी ये क्या निकला, ये तो नॉर्मेलिटी निकली ना, ठीक है, डायरेक्ट नॉर्मेलिटी ही निकाल दी हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मेलिटी। क्लियर है भाई सबको। अब आगे Yes, sir. आता है फॉर्मेलिटी निकालनी है, इसका फॉर्मूला किसी को याद है क्या, अभी किया था, भूल गए। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन देखिए देखिए देखिए, दोबारा से Mass बताता of हूँ, ions टोटल dissolved by टोटल क्या था, नीचे 1 लीटर था और 1 नीचे क्या लीटर था, इनटू मैंने बोला था, formula सुनिए मैंने बोला था NaCl का मास, ऊपर ऊपर क्या था, टोटल मास ना, यस सर टोटल मास जो yes सॉल्यूशन sir में डिसोल्व है, ions टोटल, तो देखिए टोटल मास टोटल ऑफ मास आयंस है ना आयंस, तो टोटल मास तो 14.2 है, ठीक है, और नीचे लीटर दे रखा है, तो लीटर भी अपने को 142 है ना, तो क्या करें भाई, 4.2 डिवाइड में आएगा लीटर, तो लीटर कितने है, 400 400 ऊपर 1000 चला जाएगा, यस सर और नीचे क्या आएगा, NaCl 142 140, ये NaCl नहीं आएगा, सॉरी Na2SO4 आएगा ये। Na2SO4 वो NaCl तो पिछले एग्जांपल से मैंने रिलेट किया था, है ना, और इसका वो फॉर्मूला मास निकालेंगे ना Na2 फॉर्मूला मास Na2SO4 ही निकलेगा बेटा। फॉर्मूला मास क्या होता है आयंस का, पता है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मूला मास, यस सर बताता हूँ, देखो एक Na के चारों तरफ 6 Cl होते हैं, एक Cl के चारों तरफ 6 Na होते हैं, एक्चुअल में तो इसका फॉर्मूला ये बनता है, समझ रहे हो, लेकिन इसका फॉर्मूला मास हम ये निकाल देते हैं NaCl, क्लियर है, इसको फॉर्मूला मास बोलते हैं, मोलर मास नहीं बोलते, क्लियर है, यस हेलो, सर yes Yes, sir sir. यही Na2SO4 शॉर्टेस्ट फॉर्म है बेटा, इसका कोई भी आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला किसी भी आयन का, किसी भी साल्ट का कोई या एसिड या बेस का एग्जैक्ट फॉर्मूला कोई नहीं देता है, वो उसका फॉर्मूला मास ही देता है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, मोलर फॉर्मूला नहीं देता है, फॉर्मूला मास वाला ही फॉर्मूला देता है, तो वो यही फॉर्मूला यही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सेम आएगा, तो 142 नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बना, 0.25 तो ये सेम वही बन गया, तो फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी इसकी सेम ही आ रही है, दैट्स इट, क्लियर है, तो सेम ही है ना, 0.25 यस सर, अरे नहीं नहीं नहीं, ये सर 2 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ये 0.25 आ रही है। बैलेंस, हाँ हाँ हाँ, बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं हुआ ये, तो ये आधे से भी कम 0.25 आएगा, मुझे लगा ऊपर वाली कैलकुलेशन सेम है ना, बस वो 2 नहीं लगा हुआ यहाँ पे, बाकी सारी कैलकुलेशन सेम है, ठीक है, सर तो ऐसा ये हमेशा रहेगा कि फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी आएगा। नहीं 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 नहीं, मोलैरिटी के कैसे, अच्छा मोलैरिटी के बराबर आ रहा है क्या, हाँ ये तो मोलैरिटी के yes बराबर sir है, नॉट ऑलवेज, इट्स नॉट ऑलवेज, ठीक है, ये हमेशा नहीं रह सकता, क्योंकि रुको सर देखें, इसके यूनिट क्या आएगी? मुझे भी किए को बेटा, इसकी यूनिट तो कुछ नहीं है, जैसे मोलैरिटी की क्या यूनिट होती है, मोल पर लीटर, वैसा कुछ होता है ना, कैपिटल तो इसमें यस एफ सर लगाएंगे सीधा इसके साथ, और तो कुछ नहीं है, रुकिए, गिवन मास सर बाय 1 लीटर मोलर मास, अरे ये सर पर सेम आएगा लीटर क्या, रुकिए रुकिए, ये सेम आएगा क्या, गिवन मास बाय yes मोलर sir मास, 1000/400 आ रहा है, ये लीटर में आ रहा है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो फॉर्मूला, कई बार फॉर्मूला मास और मोलर मास में डिफरेंस होता है ना, यस सर जैसे फॉर्मूला मास तो NaCl है, वो
ऐसा कह सकते हैं अगर हम आयन के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे इस करके मुझे भी काफी दिन हो चुके हैं, ठीक है। अगर आयन के लिए निकाल रहे हो तो मोलैरिटी की जगह फॉर्मेलिटी निकलता है, वो होता मोलैरिटी है, सिंपली आप ये कहते हैं। बट आई एम नॉट कंफर्म, निकाल के देखिए, फॉर्मूला आपके सामने है, 2-4 क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको सही एग्जैक्ट डाटा समझ में आएगा, फिर शॉर्टकट समझ में आएगा, ठीक है। बट अच्छा पकड़ा आपने, गुड, कि ये फॉर्मूला उससे सिमिलर है कि नहीं है। ठीक है बेटा, करके देखना, नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बताना कि ये फॉर्मूला सिमिलर आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। 2-4 ढूंढ लेना क्वेश्चंस, नहीं मिले तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है, सर। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। 214.4 ग्राम ऑफ द शुगर सिरप कंटेन 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, इतनी शुगर है, बाकी का पानी है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, शुगर, ठीक है। तो देखो भाई, पीछे वाले में आंसर्स दे रखे थे, यहाँ पे आंसर्स ही नहीं थे इसके, तो ठीक है, इसमें आंसर्स दे रखे हैं ABCD। तो देखो भाई, टोटल कितना है, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है पता है? ये ऑप्शन C6, हाँ ऑप्शन C6H12 में को डबल कर दो, सुनो इसे डबल कर दो, C6H12O6, इसको डबल करो और इसमें से वाटर को माइनस करो, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो C आएंगे 12, H कितने आएंगे 24 में से 2 गए 22, और ऑक्सीजन कितने आएंगे 11, दैट इज शुगर। समझ में आ गया भाई शुगर का फॉर्मूला क्या है? यस गाइज, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। अब इसका मोलर मास भी बता देता हूं, ऊपर दिया हुआ मुझे याद भी है, इसलिए ये होता है 34 और 342 ग्राम। उन्होंने पॉइंट दे रखा ना, बस इतना ही फर्क किया, 342 ग्राम मोलर मास है। ये भी क्लियर हो गया, ऊपर दे रखा है, कैलकुलेट कर लेना, सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब आपके सामने आता है कि इतने ग्राम शुगर दे रखी है, 1 मोल में इतने होती है, तो ये कितना दे रखी है 0.1 ग्राम, है ना। 1 मोल में 0.1 मोल दे रखी, सॉरी 0.1 मोल शुगर दे रखी, सीधी सीधी निकाल सकते हैं, वरना निकाल लो कि भाई देखो 1 मोल के अंदर मतलब 342 ग्राम जो है वो इक्वल 1 मोल होता है, ठीक है। तो 1 में कितना होगा 1/342, और 34.2 में कितना होगा 1/342 इंटू 34.2, ठीक है। कुछ बच्चों को फॉर्मूला लगा के, क्या कह रहे हो बेटा? सिंपल तो गिवन मास और मोलर मास से निकाल सकते हैं। हाँ, बता रहा हूँ, वही चीज बता रहा हूँ। कुछ बच्चों को फॉर्मूला लगा के और डायरेक्ट निकालना आता है, आप फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। लेकिन मैं सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या होता है, यूनिट लगा के निकाल सकते हो, जो दिया है वो हमेशा याद रहता है, ठीक है। कई बार फॉर्मूला फेल हो जाते हैं, बट ये यूनिटरी मेथड कभी फेल नहीं होता है। तो फॉर्मूला से निकालिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट मैं यूनिटरी मेथड को प्रेफर करता हूँ, ये मेरा स्टाइल है। बट यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे करके मैं यूनिटरी मेथड माइंड में ही वो ग्रैब कर लेता हूँ, मुझे पता होता है इसके नीचे डिवाइड करके इसको मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। तो ये इतने मोल आ गए आपके पास, तो इसने जो दे रखा है ये इतने मोल है, ये मतलब इसमें 0.1 मोल आपको शुगर दे रखी है इसने, और टोटल ग्राम भी दे रखे हैं, तो पानी भी निकाल सकते हो आप टोटल ग्राम से, है ना। तो टोटल ग्राम से वाटर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 30 कितना निकालें भाई, 214.2 से 34.2 को माइनस करेंगे 0.0, ठीक है, कितना 180 आएगा, ठीक है, 180 ग्राम ये आ गया वाटर, है ना। वाटर इतने ग्राम आ गया, तो ग्राम 18 ग्राम में 1 मोल होता है, 180 में कितना होगा 10 मोल। तो वाटर के मोल भी अब आपके सामने। अब आपको क्या निकालना है, देखिए मोलैलिटी, मोल पर केजी ऑफ सोलवेंट। तो 180 ग्राम पानी है, मोल आपको पता है, तो मोल कितना है भाई, मोलैलिटी निकालें, m छोटा m 0.1 मोल पता है, और पानी कितना है 180 ग्राम, लीटर केजी में कन्वर्ट करें 180, और ऊपर 1000 लगा दो, बस बस हो गया, जितना भी आएगा कैलकुलेशन करके देखो। 0.555 यानी ए ऑप्शन इज राइट, ये ऑप्शन आएगा। तो दूसरा ना निकालें फिर। सर मोल फ्रैक्शन पहले निकाल लेते तो भी हो जाता। अच्छा, मोल फ्रैक्शन पहले निकालते हैं, हाँ हो सकता है, नो वरी, ठीक है, हमें दूसरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हम निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन क्या होता है अभी, गिवन मोल। अब मोल फ्रैक्शन निकालो जरा, क्या होगा, गिवन मोल 0.1 डिवाइड बाय टोटल मोल 0.1 प्लस वाटर के कितने मोल थे 10 मोल, 10 बस निकाल लो कितना आएगा 0.009, जो भी आएगा 0.0099 है ना। हाँ, ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन, दैट्स इट। सही है भाई, क्लियर है सबको, समझ में आ गया क्वेश्चन? यस
करके देखना खुद दोबारा से, समझ में आया? यहाँ से चीटिंग मत करना, खुद से करके देखिएगा बेटा, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट देखो भाई, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जनरली इन क्वेश्चंस में यही डाउट होता है। COOH और COOH ये होता है ऑक्सैलिक एसिड, लेकिन इसके साथ में ना .2 वाटर भी लगा होता है हमेशा, और आप इसको छोड़ नहीं सकते। जनरली हम ऑक्सैलिक एसिड के फॉर्मूले में 2 पानी को छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। टाइट्रेशंस में ये चीज सीखी जाती है कि इसको क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी पहले से ही, आप उसको रख दोगे अपने आप पानी को ये एब्जॉर्ब करके 2 वाटर जोड़ लेगा। क्लियर है? यस बेटा, सबको समझ में आ गया ये फॉर्मूला? H2C2O4 to 2 वाटर। ये कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 250 ml ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन। सेमी मोलर, आधा मोलर सॉल्यूशन निकालने के लिए कैलकुलेट करना है अमाउंट, कितना अमाउंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 250 ml ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन। अब सेमी मोलर सॉल्यूशन क्या होता है, किसी को ये पता है? 250 ml मुझे सेमी मोलर 0.5 मोलारिटी। 0.5 मोलैरिटी, तो 1 मोल में कितने ग्राम होता है ये निकाल लो। 12 दूना 24 और 16 चौके 64 और 66, तो 24 प्लस 66 कितना आएगा भाई? 6 4 10, 4 2 8 और 1 9, 90 तो ये हो गया, और 18 दूना 36 ग्राम ये हो गया। टोटल कितना हुआ? 126 126 ग्राम। ठीक है, मेरी कैलकुलेशन सही है क्या? चेक कर लेना। इतने ग्राम 1 मोल होता है, पर मोल में इतने ग्राम होता है। उसने बोला हाफ सेमी मोलर निकालना है, तो सेमी मोलर का मतलब क्या होगा? इसको हाफ कर देंगे। बस, तो ये 126 यानी कि 2 6 के 12 2 3 6 63 ग्राम हमें चाहिए है ऑक्सैलिक एसिड, हाफ मोल हो गया है ना। टू रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 250 ml ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 250 ml टोटल दिया है इसने, तो डेंसिटी तो इसने दी नहीं है, सॉल्यूशंस तो दे दिया। टोटल सॉल्यूशन है 250 ml। क्या करें भाई? आधा मोल, तो मतलब मोलैरिटी इसने दे रखी है। मोलैरिटी कितनी है? 0.5 मोल, और टोटल 250 ml सॉल्यूशन दे रखा है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? ये मोलैरिटी आ गई सॉल्यूशन की, यस सर। है ना? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट। यस सर, मेरा भी ऑप्शन ए आ रहा है। कैसे निकाला Yes, ये sir. बताइए। 1 0 सर से एक ये जैसे 1 कि 0 गई, ये गया, तो ये आ गया 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 2 जा, तो मोलैरिटी आ गई 2। इसकी मोलैरिटी तो 2 आ रही है। अरे क्या कर रहा हूं मैं? आप लोगों ने सर कैसे एक किया? अभी चलो आपका आइडिया बताइए। 1 लीटर में 0.5 मोलर होगा ना, तो 250 ml में हाँ 0.125 हाँ मोल्स हाँ हाँ, होंगे। ठीक है 1 लीटर, ये 1 लीटर में आएगा। ठीक है, 250 ml में उतने होंगे। सही है, सही कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ गई मोलैरिटी। तो हमने मोलैरिटी निकाल ली, 2 मोल पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में 2 मोल होने वाले हैं। 126 का भी डबल कर दो, और 1 लीटर टोटल सॉल्यूशन है, तो सेमी मोलर आ जाएगा। अब इसमें निकालना क्या था? अमाउंट ऑफ वो निकालना था ना। ऑक्सैलिक एसिड। सर इसमें अगर मोलैरिटी को 0.5 पुट कर दें तो इसका आंसर तभी भी 15.75 ग्राम ही आ रहा है। 15.75 ग्राम आ रहा है। यस सर। यस सर, मेरा पहले 15.75 आ रहा है। ठीक है, ये मुझे बताइए 15 पॉइंट, हमने मोलैरिटी निकाल ली कि 2 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है। 250 ml अगर लेंगे तो हमारे पास 250 ml में कितने ग्राम ऑक्सैलिक एसिड होगा? 2 मोलैरिटी का मतलब है कि 126 ग्राम है हमारे पास, टोटल 126 का डबल है। तो देखिए मोलैरिटी, यहां से मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। 2 मोल पर लीटर, 1 लीटर में 2 मोल है। ठीक है, 2 मोल का मतलब कितना है? 126 का डबल है 1 लीटर में, तो 250 ml में कितना होगा? 1/4 ना। ये तो क्लियर हो रहा है, यानी कि 126 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में अगर 4 कर देता हूं तो 250 ml का वैल्यू आ जाएगा। 1 लीटर में 1000 लीटर ml होते हैं। यस Yes, बेटा, sir. ये समझ में आया? तो ये तो Yes, 63 आना चाहिए ना, ये तो फिर 63 आना चाहिए। ये आप लोगों ने 15.575 ग्राम कैसे निकाला? सर हमने सर ऐसे किया कि यूनिटरी अगर मेथड मोलैरिटी लगाया को है। 0.5 पुट किया है। यूनिटरी मेथड लगाया कि 1 लीटर में 0.5 मिला तो 250 ml में 4 से डिवाइड कर देंगे, 0.125 मोल्स आ जाएंगे। उसको भी मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया फिर। मतलब मैं क्या मिस कर रहा हूँ फिर? मेरे को ये बताओ। मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, बट मैंने कुछ गड़बड़ करी है। सर सर मैंने वहां पे वो 250
मैंने कुछ और कैलकुलेशन कर दिया ना। सेमी मोलर सॉल्यूशन है 250 ml सेमी मोलर, मतलब आधे मोल का सॉल्यूशन, मतलब मेरे को मोलैरिटी उसने बता रखी है कि मोलैरिटी 0.5 पर लीटर है, और मैं उसको बताने की बजाय उसी को निकाल रहा हूँ। समझ गए? ये गड़बड़ कर रहे हैं हम। तो यानी इतने मोल 1 लीटर में है, तो 250 ml में कितने होगा, तो वो मोल निकल जाएंगे। 250 ml में कितना होगा, यानी 0.5 डिवाइडेड बाय 4 होगा। ये 250 ml के अंदर इतना मोल आएगा, और इतने मोल में कितने ग्राम होते हैं, ग्राम तो निकल ही जाएंगे। 1 मोल में 126 होते हैं। समझ में आ गया है ना? तो इसको अब जरा करें 4 से डिवाइड, ये आ जाएगा नीचे, ये आ गया 10। 4 से डिवाइड कर दे तो 4 10 में वो भी ऐड मल्टीप्लाई होगा क्या? 126। हाँ वो बाद में होगा ना। ये इतने अपने पास क्या आ गए, इतने तो मोल बन गए। ये है मोल, 1 मोल में 126 ग्राम होता है, तो इतने मोल में कितना होगा, तो यानी ये आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 126 ग्राम। समझ में आया भी सबको? यस सर। यस पहले मैंने इसको अलग कर दिया था, ये सेमी मोलर मैं निकाल रहा था, और उससे मेरा वो 2 मोलैरिटी निकल रही थी, जबकि ये गिवन है मोलैरिटी, ये गड़बड़ हुई थी। क्लियर है? मैंने दोनों को थोड़ा अलग कर दिया था। वो है, ये है एक ही चीज। यस, सबको समझ में आ गया? मे बी यस प्रणब ने लिखा है मे बी नहीं बेटा, एग्जैक्ट होना चाहिए, एग्जैक्ट। ठीक है, उसने मोलैरिटी दे रखी है 0.4 मोल का सॉल्यूशन है, यानी 0.5 मोल का सॉल्यूशन है, इसका मतलब मोलैरिटी का सॉल्यूशन है, इसका मतलब हमें मोलैरिटी पता है। वो बोल रहा है 250 ml में कितना होगा, मतलब 0.5 मोल होता है ऑक्सैलिक एसिड 1 लीटर में। 250 ml में कितना होगा, 250 ml में मोल निकाल लो, मोल निकल गए। अब 1 मोल में 126 ग्राम होते हैं, तो जितने मोल निकले उससे मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने थोड़ा सा इसको कुछ ज्यादा ओवर थिंकिंग कर ली थी, है ना, मुझे लगा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। नेक्स्ट देखो भाई, टाइम देखें या खुद निकाल लोगे, कुछ क्वेश्चंस आप खुद भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, टाइम हो चुका है हमारा, तो बाकी के क्वेश्चंस आप खुद निकालिएगा। 15 ग्राम मिथाइल एल्कोहल डिसोल्व है 35 ग्राम पानी के अंदर, व्हाट इज द मास परसेंट मिथाइल एल्कोहल का? मास परसेंट बहुत आसान है, मास बाय मास होता है, ग्राम दोनों दे रखे हैं, है ना। यस सर। और ये लास्ट ही क्वेश्चन है, बात ही खत्म। चलो हो गए सारे। फिर भी जो क्वेश्चंस मुश्किल थे उनको आप खुद जरूर करके देखिएगा। मैं आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अपना डाउट्स पूछ सकते हैं।